फलों की बात कर रहे हैं बेटा यहां पर। सबसे पहले सिंपल सी बात है, फल किससे उत्पन्न होते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में आपने चैप्टर में पढ़ा था कि फलों का निर्माण किससे होता है। सर फलों का निर्माण जो होता है वो किससे होता है? अंडाशय से होता है। अंडाशय जो होता है जब वो परिपक्व हो जाता है तो किसका निर्माण करता है? सर फलों का निर्माण करता है। यानी फल जो होता है उसका निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं, कुछ फल ऐसे भी होते हैं जो बिना अंडाशय के या अंडाशय के साथ साथ दूसरे भागों से भी बनते हैं। ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। या ऐसे फलों को हम क्या नाम देते हैं? असत्य फल बोलते हैं। क्या नाम है इनका? असत्य फल। ठीक है, क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। क्या नाम है उनका? फॉल्स फ्रूट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट्स। जैसे आपने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में आपने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे सेब जो होता है, स्ट्रॉबेरी जो होती है, ये पुष्पासन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? पुष्पासन जो होता है वो निर्माण करता है किसका? इन फलों का। तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं। बाकी जो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, किससे? अंडाशय से जो उत्पन्न होते हैं निषेचन होने के बाद, उनको हम क्या बोलते हैं? सत्य फल या यथार्थ फल बोलते हैं। क्या नाम होता है उनका? सत्य फल, या उनको हम क्या नाम देते हैं? यथार्थ फल नाम देते हैं, या कूट फल भी नाम दे देते हैं हम इसका। बेसिकली हम लोगों ने फलों के बारे में डिटेल में पढ़ा था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में, लेकिन यहां पर भी थोड़ी थोड़ी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। एक बार उन बातों को भी एक बार हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहला बिंदु यहां पर लिखा हुआ है कि फल जो होते हैं वो किससे पैदा होते हैं? सर अंडाशय जो होता है वहां से पैदा होते हैं। निषेचन होने के बाद में, निषेचन जब हो जाता है तो अंडाशय जो होता है वो किसमें परिपक्व हो जाता है? सर फल में परिपक्व हो जाता है। ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? सत्य फल या यथार्थ फल बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जिसमें पुष्पासन या पुष्प के अन्य भाग भी सम्मिलित होते हैं फल बनाने के लिए, जैसे पुष्पासन सम्मिलित होता है। ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। एग्जाम्पल सीधी सी बात है आपका कौन सा है? सेब और स्ट्रॉबेरी। ये कैसे हमारे असत्य फल है, यानी हमारे फॉल्स फ्रूट है। कूट फल भी बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? कूट फल भी बोला जाता है। क्या नाम दिया जाता है इनको? कूट फल कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है इनको? कूट फल बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अब बात आ रही है क्या कि ऐसे फल जो बिना निषेचन के अगर पैदा हो जाते हैं, निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, पराग नलिका अंडाशय के अंदर नहीं गई, नर युग्मकों को नहीं लेकर गई, निषेचन नहीं हुआ, युग्मनज नहीं बना, निषेचन नहीं हुआ, युग्मनज नहीं बना, युग्मनज नहीं बना तो बीज नहीं बनेगा, और बीज नहीं बनेगा तो ऐसे फलों के अंदर जब बीज नहीं होएगा तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फल बोलते हैं। या इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आपका केला होता है, आपके आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं जो ऑक्सिन्स हार्मोन डालकर बनाए जाते हैं। कौन से हार्मोन डालकर बनाए जाते हैं? ऑक्सिन्स हार्मोन डालकर बनाए जाते हैं। डन। तो ये चीज याद रखना। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन से होते हैं? वो फ्रूट जब फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक फल बोलते हैं। अब प्रश्न बहुत सीधा सीधा आपसे मैं पूछ रहा हूं कि निषेचन नहीं हुआ, फल बन गया। क्या बोला मैंने बोला फल बना। हां सर। निषेचन नहीं हुआ? नहीं सर। बीज नहीं बना? नहीं सर। ऐसे फलों को हमने क्या नाम दिया? सर अनिषेक फल बोला। ऐसे फलों को हमने क्या नाम दिया है? अनिषेक फल बोला है। अब बात आ रही है, आप मुझे बताइए ऐसे फल जिनके अंदर निषेचन नहीं हुआ, ऐसे फल जिनके अंदर निषेचन नहीं हुआ लेकिन बीज मिल रहा है, ऐसे फलों को या इस प्रक्रिया को आपने क्या बोला था?
ऐसे फलों को और इस प्रक्रिया को आपने क्या बोला था? सोचो। वेल डन प्रिंसी प्रिया, बहुत ही बढ़िया। क्या बोला था? असंग जनन। इस प्रक्रिया को हमने क्या नाम दिया था? असंग जनन, एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आप लोगों ने पढ़े थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में। अनिषेक फल, असंग जनन, दोनों में डिफरेंस क्या था? एक ऐसा फल जिसमें फल का निर्माण तो हुआ है, फल का निर्माण तो हुआ है, निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो बीज नहीं बना। तो ये प्रकार के जो फल जो थे, इस प्रकार के फल जो मिल रहे थे, इनको हमने बोला था अनिषेक फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। लेकिन हमने एक और प्रक्रिया पढ़ी थी जिसका नाम क्या था? असंग जनन, जिसमें हमने पढ़ा था कि फल का निर्माण हो रहा है, निषेचन नहीं हुआ, बीज बन गया। निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, फिर भी बीज बन गया था। ऐसी प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? असंग जनन। और उससे बढ़ने वाले जो फ्रूट्स जो थे उनको हम क्या बोलते हैं? असंग जननीय फ्रूट्स बोलते हैं, फल बोलते हैं। हाँ जी, डन, क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर असंग, ये यहां पर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, सिंपल। इस चैप्टर के हिसाब से जितना इंपॉर्टेंट, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जहां जहां चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वहां वहां चीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो बिंदु है, माफ करिएगा, देखिए आज की स्लाइड्स में मैं पहले ही आपसे ये बोल देता हूं कि आज की स्लाइड्स प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगी। प्रॉपर ऑर्डर मतलब इन द सेंस कि एक एक करके सारी स्लाइड्स आ रही हैं। जैसे नॉर्मली मैं स्लाइड्स लाता हूं, एक बिंदु होता है, फिर एक्सप्लेन, यहां पर एक साथ है। इतना समय ही नहीं लगा, इतना समय ही नहीं मिला कि प्रॉपर स्लाइड्स तैयार कर पाऊं। जितना हो सकता था उतना यहां पर किया, तो आज के लिए थोड़ा सा माफ करिएगा उस चीज के लिए। ठीक है, आइए, दो बिंदु हो चुके हैं। पहला बिंदु, अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। अगर अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से फल बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कूट फल, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट्स बोलेंगे। ठीक है, दूसरा बिंदु, अगर फल का निर्माण हो रहा है बिना निषेचन के तो बीज नहीं बनेंगे, ऐसे फलों को हमने क्या बोला था? अनिषेक फल बोला था। ये दो बिंदु हो चुके थे। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा बिंदु जो यहां पर लिखा हुआ है उसको एक साथ पढ़ते हैं। देखिए यहां पर जो चीज लिखी हुई है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर। यह लिखा हुआ है कि भैया फल जो होते हैं, फल जो होते हैं बेसिकली हम उनको दो श्रेणी में बांट रहे हैं। यहां पर हमने फलों को दो श्रेणी में बांटा है। कौन कौन सा? एक वो जिनको हम क्या बोल रहे हैं? शुष्क फल, और एक कहला रहे हैं हमारे गूदेदार फल। क्या सर? एक है शुष्क फल और एक है गूदेदार फल। सर अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इनको हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स और इसको हम बोलते हैं गूदेदार फल। हाँ जी, हाँ जी, एक है हमारे शुष्क फल, ड्राई फ्रूट्स, और एक है हमारे गूदेदार फल, एडिबल फ्रूट्स बोल दीजिए, या हमारे फ्लैशी फ्रूट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लैशी फ्रूट्स। गूदा होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में भी। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है जी। सर पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? बेटा पार्थिनोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें मादा युग्मक जो होता है वो बिना निषेचन के युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब जरा दिमाग लगा, एक पार्थिनोकार्पी है, एक पार्थिनोजेनेसिस है और एक एपोमिक्सिस है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग चीजें। पार्थिनोकार्पी प्लांट्स में देखी जाती है, एनिमल्स में नहीं होती। पार्थिनोकार्पी में क्या था? निषेचन नहीं हुआ और बीज भी नहीं बना। ना निषेचन हुआ ना बीज बना। मादा युग्मक ने कोई युग्मनज नहीं बनाया, मादा युग्मक ने कोई बीज, मादा युग्मक ने कोई आगे चलकर कोई जीव नहीं बनाया, कोई बीज नहीं बनाया। दैट इज पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस। जहां पर नर युग्मक नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, निषेचन नहीं हुआ, लेकिन मादा युग्मक अगर बीज बना दे, मादा युग्मक अगर बीज बना दे, मादा युग्मक से अगर जीव पैदा हो जाए, वो पार्थिनोजेनेसिस है, अनिषेक जनन है। दोनों अलग अलग चीज हो गई। समझ में आया? वापस से रिपीट करूं, वापस से सुनना। एक है
पार्थिनोकार्पी, एक है पार्थिनोजेनेसिस और एक है एपोमिक्सिस। ठीक है साहब, ये प्लांट्स और एनिमल्स में कौन सा मिलता है? तो प्लांट्स में ये मिलता है, हां सर। प्लांट्स में पार्थिनोजेनेसिस मिलती है, हां सर। एपोमिक्सिस मिलता है, हां सर। एनिमल्स में पार्थिनोकार्पी नहीं मिलती है, एपोमिक्सिस नहीं मिलता है, पार्थिनोजेनेसिस मिलता है। क्या बोला हमने? प्लांट्स में तीनों चीजें मिलती हैं, पार्थिनोकार्पी भी मिलती है, अनिषेक फलन भी मिलता है, अनिषेक जनन भी मिलता है और असंग जनन भी मिलता है। क्या? अनिषेक फलन भी मिलता है, अनिषेक जनन भी मिलता है और असंग जनन भी मिलता है। ये चीजें मिलती हैं, ये तीनों चीजें मिलती है किसमें? प्लांट्स में। एनिमल्स में ना अनिषेक फलन मिलता है, फल थोड़ा ना बनता है, असंग जनन नहीं मिलता है, केवल क्या मिलता है? पार्थिनोजेनेसिस मिलता है। ठीक है जी, अब आइएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में डिफरेंस क्या है समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला कि भैया यहां पर निषेचन, प्लीज इधर फोकस करिएगा, टोटल फोकस यहां पर होना चाहिए। निषेचन यहां पर नहीं हुआ, कोई पराग नलिका यहां पर नहीं बनी है, निषेचन नहीं हुआ है। अब आप मुझे बताइए, निषेचन का अंतिम उत्पाद पादपों में क्या होता है? निषेचन का अंतिम उत्पाद पादपों में क्या होता है? सोचो। बोलो, निषेचन का अंतिम उत्पाद पादपों में क्या होता है? बीज होता है। हां सर, यहां पर निषेचन नहीं हुआ, बीज भी नहीं बना, लेकिन फल बना है। फल, अंडाशय जो है वो किसमें बदल जाता है? फलों में। ये कंडीशन हमने किसमें देखी है सर? प्लांट्स में। एनिमल्स में तो ये होता नहीं है। आइए इधर बात करते हैं। अब सर ये जो है ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। सर ये प्रक्रिया प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। प्लांट्स में देख लेते हैं हमने प्लांट्स में, चलो इसको पहले इधर देख लेते हैं, असंग जनन की बात कर लेते हैं, फिर अनिषेक जनन बताता हूं। असंग जनन जो था वो बिल्कुल इसके जैसा था कि भैया यहां पर भी निषेचन नहीं हुआ, कोई निषेचन नहीं हुआ। यहां पर जैसे निषेचन नहीं हुआ, यहां पर भी निषेचन नहीं हुआ, लेकिन यहां पर बीज बन गया, फल बन गया। अब आप मुझे बताइए, बीज कब बनता है? जब निषेचन होता है। यहां पर तो निषेचन नहीं हुआ, फिर बीज कैसे बन गया? ये हमने पूरा प्रक्रिया पढ़ी थी, असंग जनन के प्रकार पढ़े थे। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, याद कर, बिना अर्धसूत्री विभाजन के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर जो केंद्रक था उसके ऊपर आवरण चढ़ जाता है और वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका किसकी तरह बिहेव करती है? एक भ्रूण कोष की तरह बिहेव करती है। तो उसको हमने डिप्लोस्पोरी बोला था, हमने एपोस्पोरी पढ़ा था, हमने एडवेंटिव एम्ब्रियोनी पढ़ा था। ये 3 प्रकार पढ़े थे हमने किसके? असंग जनन के। याद कर, पढ़ा था कुछ ऐसा। तो निषेचन नहीं होता, फिर भी बीज बनता है। अब अगर बीज बन रहा है तो दिखने में तो ऐसा लगेगा कि लैंगिक जनन है, लेकिन वो वास्तविक लैंगिक जनन नहीं था, वो एक प्रकार का अलैंगिक जनन था। इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला था? असंग जनन बोला था। ये सारा डिटेल में पढ़ा था आपने। डन, क्लियर है? अब आ जाते हैं इधर। सर ये हम जानते थे, ये भी हम जानते थे, ये क्या होता है सर? ये क्या होता है? मैंने बोला सबसे पहले एनिमल्स की हम बात कर लेते हैं दोस्त, और ये भी तुमने पढ़ा हुआ है। सर कहां पर पढ़ा है? अरे याद कर, तूने जेनेटिक्स में लिंग निर्धारण पढ़ा था। याद कर, वंशागति और विविधता के सिद्धांत में लिंग निर्धारण पढ़ा था। उस लिंग निर्धारण की कई सारी विधियां पढ़ी थी। वातावरणीय लिंग निर्धारण था, जेनिक बैलेंस थ्योरी थी, एक्स गुणसूत्रीय गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण था। याद कर, कहीं ना कहीं मधुमक्खियों के अंदर तूने हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म पढ़ा था। अगुणित द्विगुणित प्रक्रिया पढ़ी थी। हाँ सर पढ़ी थी। वहां पर पढ़ा था अनिषेक जनन। हाँ सर, क्या पढ़ा था कि भैया यहां पर जो मादा युग्मक जो होता है, मादा युग्मक बिना निषेचन के, ये मादा युग्मक बिना निषेचन के आगे चलकर किसका निर्माण कर रहा है? सर जीव का निर्माण कर रहा है। अब तुलना करना इसकी और इसकी। निषेचन यहां भी नहीं हुआ, निषेचन यहां पर भी नहीं हो रहा है। यहां पर भी निषेचन नहीं हुआ, यहां पर भी निषेचन नहीं हुआ, लेकिन यहां पर बीज नहीं बना। लेकिन इमेजिन कर, सोच, यहां पर
फलों की, प्लांट्स के रेस्पेक्ट में, कि प्लांट्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो यहां पर निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ, लेकिन मादा युग्मक जो है वो आगे चलकर क्या बना दे, मादा युग्मक से क्या तैयार हो जाए, बीज तैयार हो जाए। यानी यहां पर निषेचन तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी बीज बन रहा है। और वो बीज कौन बना रहा है, सर ये मादा युग्मक जो था ये आगे चलकर एक जीव का निर्माण कर रहा है। और वो जीव कैसा होएगा, अगुणित होगा। कैसा होएगा यहां पर जीव, अगुणित होएगा। जैसे मधुमक्खियों में ड्रोन्स याद आ रहे हैं, कैसे थे, अगुणित थे। सेम टू सेम कंडीशन यहां पर है। सर ये पादपों में किस में मिलता है, अंगूरों में पाया जाता है यहां पर। सर ये तो फिर एक प्रकार का अलैंगिक जनन हो गया। जी जनाब, पार्थिनोजेनेसिस और असंग जनन ये एक प्रकार के अलैंगिक जनन माने जाते हैं। किसमें, पादपों में। प्लांट्स के अंदर असंग जनन और पार्थिनोजेनेसिस एक प्रकार के क्या माने जाते हैं, अलैंगिक जनन माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर बीज बनता है, यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी बन रहा है, यहां पर भी फल बनेगा, यहां पर भी फल बनेगा, यहां पर भी निषेचन नहीं हो रहा है, यहां पर भी निषेचन नहीं हो रहा। बस फर्क इतना सा है कि यहां पर मादा युग्मक आगे चलकर बीज बनाएगी और यहां पर मादा युग्मक नहीं बनाएगी। डन। ये था कंसेप्ट किस चीज का, अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, असंग जनन का। क्लियर है। आगे बढ़ते बेटा, यहां पर हमने बात करी भैया फल जो है दो प्रकार के हैं। एक को हमने बोला शुष्क फल और एक को हम बोल रहे हैं गूदेदार फल। सर डिफरेंस क्या है भैया, फल जो है वो किससे बन रहा है, सर अंडाशय से। अब ये जो अंडाशय जो होगी, इस अंडाशय की कोई भित्ति भी है, हाँ जी। तो अंडाशय की भित्ति आगे चलकर क्या कहलाएगी, सर अंडाशय जो है उस अंडाशय की जो भित्ति जो होगी, उस अंडाशय की भित्ति को आगे चलकर हम उसको क्या बोलेंगे, सर फल भित्ति। अंडाशय की भित्ति को आगे चलकर हम क्या बोलेंगे, सर फल भित्ति बोलेंगे। अंडाशय की भित्ति क्या कहला रही है, सर फल भित्ति कहला रही है। ठीक है, फल भित्ति को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। फल भित्ति को हम क्या बोल रहे हैं, सर पेरिकार्प बोल रहे हैं। किसको, फल भित्ति को हम क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। फल भित्ति को हमने क्या नाम दिया है, पेरिकार्प बोला है। चलिए, अब ये जो पेरिकार्प जो होती है, ये जो फल भित्ति जो होती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये फल भित्ति सिर्फ एक ही है, ये रही फल भित्ति, कौन, ये है फल भित्ति, कौन, पेरिकार्प। और यहां पर फल भित्ति जो है वो 3 स्तरों में बट जाती है। यहां पर फल भित्ति जो है वो 3 स्तरों में बट जाती है। कौन कौन सी, सर एपिकार्प, सर मीजोकार्प, सर एंडोकार्प। सर हिंदी में एपिकार्प को हम बोलते हैं बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। मीजोकार्प को हम बोलते हैं मध्य फल भित्ति, और एंडोकार्प को हम बोलते हैं अंतः फल भित्ति। तो कुल मिलाकर पेरिकार्प जो थी, कौन, पेरिकार्प जो थी, वो पेरिकार्प जिसको हमने हिंदी में बोला फल भित्ति, वो फल भित्ति अगर 3 स्तरों में बट जाती है, कौन कौन सी, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत्य फल भित्ति, तो ऐसे पादपों को हम क्या बोलते हैं, गूदेदार फल। और ऐसे पादप जिनके अंदर फल भित्ति डिवाइड नहीं होती है, 3 स्तरों में विभाजित नहीं होती है, तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं, शुष्क फल नाम देते हैं। ऐसे फलों को हम क्या नाम देते हैं, शुष्क फल नाम देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गया। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत्य फल भित्ति।
अब देखिए सर, इसका एग्जाम्पल जो है वो है गेहूं। आप बोलेंगे सर ड्राई फ्रूट का एग्जाम्पल तो क्या होएगा, बादाम होएगा, काजू होएगा। हम तो आज तक यही जानते हैं ड्राई फ्रूट्स मींस काजू, बादाम, पिस्ता, है यही होता है ना। उस हिसाब से तो किशमिश भी ड्राई फ्रूट होती है। तो ड्राई फ्रूट एक्चुअली बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ड्राई फ्रूट वो ड्राई फ्रूट नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स का मतलब बायोलॉजिकल लैंग्वेज में वो फल, वो ड्राई फ्रूट्स, वो शुष्क फल कहलाते हैं जिसमें फल भित्ति डिवाइड नहीं होती है 3 स्तरों में, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंत्य फल भित्ति में डिवाइड नहीं होती है। गेहूं हो गया सर, मटर हो गया, ये क्या है आपके सर शुष्क फल है। धान हो गया, ये क्या है आपके सूरजमुखी हो गया, ये क्या है भैया हमारे सर, ये हमारे शुष्क फल होते हैं। सर एपी को एक्सो बोल सकते हैं, एक्सो का अर्थ नहीं, एपिकार्पी बोलते हैं। चलिए जी आगे बढ़े। अब सर इसका एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल 2 याद रखने, किसके, गूदेदार फल जो होते हैं, फ्लैशी फ्रूट्स जो होते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल याद रखने, किसके, गूदेदार फल के। गूदेदार फल जो है इसके 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक एग्जाम्पल याद रखना है आपने आम, यही हमारे कोर्स में दिया हुआ है, और एक याद रखना है नारियल। ठीक है, अब इसमें फटाफट जल्दी से देखेंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी की सारी चीजें। सर यहां पर जो एपिकार्प जो होती है वो कैसी होती है, मीजोकार्प जो होती है वो कैसी होती है, एंडोकार्प जो होती है वो कैसी होती है। एपिकार्प कैसी होती है, मीजोकार्प कैसी होती है, एंडोकार्प कैसी होती है, आइए एक एक करके हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम आम की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं, आम की बात कर रहे हैं। यस बिल्कुल बोल सकते हैं बारले को। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, आम की बात कर रहे हैं। आम के अंदर जरा इमेजिन करिए, आम के अंदर सबसे बाहर वाली भित्ति जिसको आप छीलते हैं, जो 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 लचीली होती है, जो लचीली होती है, इलास्टिसिटी होती है, या मैं बोलूंगा कैसी होती है, स्मूथ होती है ना, और ढीली होती है, हार्ड नहीं होती है। कैसी नहीं होती है, हार्ड नहीं होती है। पीले रंग की भी होती है, ज्यादातर आमों में पीले रंग की होती है, कुछ में हरे रंग की भी होती है। ठीक है, जिसको आप छील देते हैं, हाँ सर छील दिया। उसके बाद आपने एपिकार्प को छील दिया, हाँ सर छील दिया, ढीली ढीली थी, लचीली सी थी, आपने उसको फाड़ दिया, हटा दिया, ठीक है। अब उसके बाद मीजोकार्प, क्या होता है मीजोकार्प, मीजोकार्प आम के अंदर आपने छिलका हटा दिया आम का, अब आप क्या करते हैं, उसको खाते हैं, हाँ सर। वो खाने योग्य भाग जो होता है, एडिबल पोर्शन जो होता है, खाने योग्य भाग जो होता है, जो आम का आप खाते हैं, वो कौन होता है, मीजोकार्प होता है। यानी आम के अंदर जो खाने वाला भाग जो होता है, जिसमें गूदा भरा होता है, वो कौन होता है सर, मीजोकार्प होता है। अब आम का आपने खा लिया, हाँ सर खा लिया। अब खाने के बाद क्या बचती है, आप क्या बोलते हो, गुठली, हाँ सर गुठली। आप में से कितने बच्चों ने उस गुठली को तोड़ने की कोशिश करी, हाँ सर करी। क्या वो आसानी से टूट जाती है हाथों से, या दांतों से चबाकर, या किसी चीज से तोड़ा जाता है उसको, हाँ। हार्ड होती है, हाँ सर होती है। तो वो जो हार्ड जो लेयर जो थी, वो जो कठोर स्तर जो थी, वो कठोर स्तर कौन थी, आपकी एंडोकार्प थी। तो एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ये 3 स्तरें आम में इस तरीके से होती हैं। अब बात करते हैं सर नारियल की। सर नारियल में एपिकार्प कौन होती है, मीजोकार्प कौन होती है, और एंडोकार्प कौन होती है। हाँ जी, एपिकार्प कौन होती है। नारियल जो आपने हरा हरा सा देखा होगा, हरा हरा सा नारियल है ना, स्ट्रॉ डाल के पानी पीते हैं, वो जो ग्रीन कलर की जो लेयर जो होती है, जो हार्ड होती है, वो जो ग्रीन कलर की जो लेयर जो होती है, जो हार्ड होती है, जो आप लोगों ने बाहर से नारियल को देखा होगा, है ना, होती है ना, ग्रीन कलर की लेयर होती है, हार्ड होती है। आप उसको रख दो महीनों दर महीने, जब वो सूख जाएगा तो वो खत्म हो जाएगी। कौन खत्म हो जाएगी सर, एपिकार्प खत्म हो जाती है। धूप में रख दो, खत्म हो जाएगी, सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखे होंगे ऐसे नारियल जिनको हम छीलते हैं, हाँ सर, तो वो रेशेदार जो संरचना जो होती है,
वो जो रेशेदार संरचना जो होती है, वो रेशेदार स्तर जो होती है, उसका नाम क्या होता है सर? मीजोकार्प। तो मीजोकार्प नारियल में कैसी है? रेशेदार है। तुलना करना, यहां पर खाने योग्य थी, लेकिन नारियल में खाने योग्य नहीं होती है। कैसी होती है? फाइब्रस होती है। फाइबर्स होते हैं जो छीलते हैं आप, जिसको आप छीलते हैं, वो जो फाइबर जो निकलते हैं उनको आप छीलते हैं, जूट फाइबर्स भी बोलते हैं उनको। चलिए, लास्ट इज एंडोकार्प। अब आपने छील दिया नारियल? हाँ सर छील दिया। छीलने के बाद क्या हो जाता है? नारियल टकला हो जाता है? हाँ सर। चमन उसका उजड़ जाता है? हाँ सर। बिल्कुल ऐसा हो जाता है? हाँ। गोला बोल देते हैं? हाँ सर। फिर क्या करते हैं सर? हथौड़ी से तोड़ते हैं? हाँ सर। एक हार्ड लेयर होती है? हाँ सर। यानी यहां पर जो लेयर है वो भी कैसी है सर? हार्ड है। कैसी लेयर है सर? ये भी हार्ड लेयर है, ये भी कठोर स्तर है। कैसी स्तर है सर? ये भी कठोर स्तर है, ये भी कठोर स्तर थी। यानी सर यहां पर और यहां पर एपिकार्प तो अलग है। यहां पर एपिकार्प ढीला डाला था, लचीला था। यहां पर एपिकार्प जो है हार्ड है। यहां पर मीजोकार्प खाने योग्य था, यहां पर मीजोकार्प छीलने वाला है, रेशे में है। लेकिन यहां पर एंडोकार्प और यहां पर एंडोकार्प दोनों सेम टू सेम है। यहां का एंडोकार्प और यहां का एंडोकार्प दोनों के दोनों सेम है। और जब दोनों के दोनों ऐसे फल जिनमें एंडोकार्प सेम होता है, ऐसे फलों को हम बोलते हैं ड्रूप फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? ड्रूप फ्रूट्स, पथरीले फल। ये पत्थर फल भी बोल दिया जाता है। डन। तो ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? ड्रूप फल कहते हैं, जिनमें एंडोकार्प कैसी होती है? हार्ड होती है। ये सिंपल सी बातें थी, ये सिंपल सी चीज थी कि फल आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुष्क फल, एक होता है गूदेदार फल। शुष्क फल में पेरिकार्प फल भित्ति 3 स्तरों में विभाजित नहीं होती है। गूदेदार फल जो होता है उसके अंदर फल भित्ति जो होती है वो 3 स्तरों में विभाजित हो जाती है। गूदेदार फल के 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। इन दोनों एग्जाम्पल में याद रखने, ये दोनों के दोनों क्या है? ड्रूप फ्रूट है। ड्रूप फ्रूट का मतलब जिसमें एंडोकार्प यानी अंत्यफल भित्ति क्या होती है? हार्ड होती है। अब बात आ रही है ये हार्ड क्यों होती है? ये अगले चैप्टर में वैसे आता है, लेकिन यहीं पर बता देता हूं। इनकी हार्डनेस किसके कारण होती है? एक ऊतक के कारण होती है, जिसका नाम होता है स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं। तो याद रखना, इनको हम अस्थिल फल भी बोलते हैं। हाँ जी, किसके कारण होती है? स्क्लेरेन्काइमा के कारण होती है, जो एक प्रकार का आपने नाम सुना होगा दृढ़ोतक, स्थूल कोण, और एक पढ़ा होगा मृदुतक। मृदुतक कौन होता है? पैरेन्काइमा। स्थूल कोण होते हैं कोलेन्काइमा, और दृढ़ोतक जो होता है, जो दृढ़ता प्रदान करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। तो ये जो स्क्लेरेन्काइमा जो होती है इन एंडोकार्प में मिलती है और क्या प्रोवाइड करती है? हार्डनेस, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। अब ये स्क्लेरेन्काइमा वैसे तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। स्क्लेरेन्काइमा के कण होते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने चीकू खाया है? खाया? स्क्लेरेन्काइमा कभी आपने देखा है? आपने कभी स्क्लेरेन्काइमा देखा है? बताऊं आपको, फील कराऊं? एक काम कर, जस्ट इमेजिन कर, आंखें बंद करके इमेजिन कर, तू चीकू खा रहा है। तू चीकू खा रहा है, जस्ट इमेजिन कर, जस्ट इमेजिन कर। सोच, चीकू खा रहा है, खा रहा है। जब तुम चीकू खाते तो बीच में कुछ छोटे छोटे से दाने फील होते हैं, दाने फील होते हैं, कुछ दानेदार संरचना फील होती है। हाँ सर, वो स्क्लेरेन्काइमा है। और छोड़, नाशपाती खाइए, नाशपाती खाइए, नाशपाती। नाशपाती जब खाई होगी तो कुछ दानेदार संरचना फील होगी। अजी और छोड़, अमरूद खाया है? आजकल आ रहे, सर्दियों के सीजन में आते हैं, अमरूद खाए। अमरूद आज जब खाओ, अगर घर में हो या लेकर आना, अमरूद जब खाओ तो अंदर से जो बीज वाला भाग जो होता है उसको हटा देना, केवल वो जो खाने वाला भाग जो होता है उसको खाइएगा और जीभ से फील करिएगा, कुछ दानेदार सी संरचना फील होगी। तो वो जो दाने जो है ना, वो दाने कौन है? स्क्लेरेन्काइमा है। कौन है बेटा? वो स्क्लेरेन्काइमा होता है, वो दृढ़ोतक होता है।
तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्क्लेरेन्काइमा जो दृढ़ोतक होता है वो दृढ़ता प्रदान करता है। इन दोनों फलों के अंदर जो एंडोकार्प होती है वो किससे बनी होती है? स्क्लेरेन्काइमा से, जिसकी वजह से ये दोनों स्तर कैसी होती है? हार्ड होती है। यहां पर भी स्क्लेरेन्काइमा होता है, लेकिन यहां पर स्क्लेरेन्काइमा नहीं था, इन दोनों में स्क्लेरेन्काइमा था। ऐसे फल जिसमें एंडोकार्प स्क्लेरेन्काइमा से बनी होती है, हार्ड होती है, ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं? अष्ठिल फल या ड्रूप फ्रूट्स कहा जाता है। याद रखिएगा, नीट में बहुत फेमसली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आम और नारियल दोनों के दोनों कैसे हैं? ड्रूप फ्रूट्स हैं। डन, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर कोकोनट में, नारियल में खाने योग्य भाग क्या था? अब बता, क्या इसका आंसर मैं दूं या आप खुद सोचेंगे? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में तूने पढ़ा था सर नारियल में जो खाने योग्य भाग जो था, नारियल में जो खाने योग्य भाग जो था वो कौन था? सर एक खाने योग्य भाग है और एक पीने योग्य भाग है। एक खाने योग्य भाग है और एक पीने योग्य भाग है, दो भाग होते। हाँ सर। अब जो खाने योग्य भाग जो होता है वो कौन है? सर वो एक भ्रूणपोष है, और जो पीने योग्य भाग है वो भी एक भ्रूणपोष है। दोनों के दोनों कौन थे भैया? भ्रूणपोष थे। इस वाले भ्रूणपोष का नाम क्या था? सर ये कोशिकीय भ्रूणपोष था, और ये वाला जो था ये मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष था। ये था हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष और ये था हमारा मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष। डन। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि नारियल में खाने योग्य भाग कौन होता है? भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है। चलिए जी, फटाफट यहां पर जल्दी से इन बिंदुओं को तुरंत जल्दी से निपटा। पहले तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर उसके बाद सातवां और आठवां। जल्दी से यहां पर फटाफट पढ़िए, फिर आगे चलते हैं। सर एनसीईआरटी में एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? बेटा तूने कल की क्लास ली विक्की निर्मलकार? नहीं ली? चलो अभी बता रहा हूं, पहले इसको फटाफट पढ़ फिर आगे बढ़ते हैं। सर यहां पे तो फूल लिखा है, आप तो फल पढ़ा रहे हैं। पूरा ध्यान से तो पढ़, क्या लिखा हुआ? फूल में एक भित्ति, जरा सोच, फूल के अंदर स्त्री के स्तर में अंडाशय की भित्ति थी। हाँ सर, थी ना? अजी फूल में ही तो अंडाशय की भित्ति थी। अब वही भित्ति, फूल में जो एक भित्ति मिल रही थी वो किस में? सर अंडाशय की भित्ति मिल रही थी। अब भैया वही अंडाशय भित्ति जो होएगी जो फूल में मिल रही थी, भैया पुष्प में नहीं मिलती है। पुष्प जो होता है उसके अंदर स्त्री के स्तर में अंडाशय की भित्ति मिलती है। हाँ, वही आगे चलकर किसका निर्माण करती है? सर फल भित्ति का निर्माण करती है। और उस फल भित्ति के अंदर कौन होता है? सर बीज होता है। अब समझ में आ गया? यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात। कोई कंफ्यूजन? सर एनसीईआरटी में फल लिखा, अरे तो फल यहां लिखा तो हुआ है मेरे भाई, लिख दिया फल भित्ति। अरे फूल में जो एक भित्ति मिल रही है, किसकी भित्ति मिल रही है? सोच, एक फूल के अंदर स्त्री के स्तर में अंडाशय की भित्ति थी। एक काम कर, यहां पे फूल हटा के लिख दे, अंडाशय में एक भित्ति अथवा फल भित्ति तथा बीज होते हैं, ऐसे पढ़ ले। या भैया अंडाशय की जो भित्ति थी उसमें किस में परिवर्तित हो गई है? फल भित्ति में। उस फल भित्ति के अंदर कौन होएगा? सर बीज ही तो होएगा। डन। फिर ये फल भित्ति जो होती है या तो शुष्क होती है या गूदेदार होती है। डन। जब फल भित्ति मोटी तथा गूदेदार होती है तब उसमें बाहरी भित्ति होती है जिसे हम बाह्य फल भित्ति बोलते हैं। फिर उसके मध्य में मध्य फल भित्ति होती है और अंदर की तरफ अंत्य फल भित्ति होती है, यानी एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। कब? जब वो गूदेदार होता है।
याद रखना। कब? जब फल गूदेदार होता है तो जो फल भित्ति जो होती है वो 3 भागों में बट जाती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। अब यहां पर ये डायग्राम दे रखा है तेरी एनसीईआरटी में, एक आम का दे रखा है, एक नारियल का दे रखा है। आम की ये सबसे बाहर वाली बाह्य फल भित्ति, खाने योग्य मध्य फल भित्ति, फिर उसके बाद अंत्य फल भित्ति। अंत्य फल भित्ति कठोर होती है, इसको तू तोड़ता है, जो गुठली जिसको बोलते हैं, तोड़ने के बाद अंदर क्या मिलते हैं सर? बीज मिलते हैं। सिमिलरली यहां पर कोकोनट में बाह्य फल भित्ति जो यहां पर तो दिखानी रखी है कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। फिर मध्य फल भित्ति, ये वाली कौन सी होती है मध्य फल भित्ति? वो जो रेशेदार होती है। फिर उसके बाद जब इसको तोड़ देते हैं तो अंदर क्या होती है सर? अंत्य फल भित्ति। फिर उसके बाद सफेद खाने योग्य भाग जो होता है वो कौन होता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। अंदर पीने योग्य भाग जो होता है वो कौन होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। फल पुष्पी सर फल लिखा है, ये ले मेरे भाई। अरे फूल में के अंदर, फूल के अंदर क्या होता है? स्त्री केसर होता है। उस स्त्री के सर में क्या होता है? अंडाशय होता है। उस अंडाशय की भित्ति किसके अंदर है? फूल में ही तो है। फूल में ही तो है अंडाशय की भित्ति, जो किस में बदलती है? फल भित्ति में बदलती है। सर जी नारियल समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया तेरे को नारियल में? है भाई? नारियल में तेरे को क्या समझ में नहीं आया मेरे भाई? आ तेरे को नारियल दिखाता हूं। आजा तेरे को नारियल दिखाता हूं। दिख रही है ये ग्रीन कलर की? ये है एपिकार्प। ये जब सूख जाएगी तो उसके बाद में ये बचता है, ऐसी होती है आपकी, जिसमें से ये छीलने वाला भाग, जिसमें से ये छीलने वाला भाग होता है, छीलने वाला भाग, ये छीलने वाला, ये जब ये वाला भाग जब सूख जाएगा, ये वाला भाग धूप में रखेगा, सूख जाएगा, तो उसके बाद ये इसको भी कभी छील कर देखना, अंदर सफेद रंग के रेशे निकलते हैं। जब सूखने के बाद वो कैसे हो जाते हैं? ब्राउन कलर के हो जाते हैं। ये ब्राउन कलर का छील देता है? हाँ सर छील देता है। छीलने के बाद टकला हो जाता है ये नारियल? हाँ सर। फिर उसके बाद ये हार्ड कलर की एक लेयर होती है? हाँ सर। जिसको हथौड़ी से तू तोड़ता है? हाँ सर। ये हार्ड कलर की जो हार्ड स्तर जो होती है, इसको हमने बोला एंडोकार्प। तो भैया ये हरी हरी एपिकार्प, फिर ये छीलने वाली मीजोकार्प, फिर उसके बाद ये जो हार्ड सी जो लेयर जो होती है, इसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। सर प्लांट में पार्थिनोजेनेसिस समझ में नहीं आया। बेटा प्लांट में पार्थिनोजेनेसिस बहुत सिंपल था मेरे बच्चे। प्लांट में पार्थिनोजेनेसिस में सिंपल हमने क्या पढ़ा कि भैया यहां पर भी निषेचन नहीं हुआ, यहां पर भी निषेचन नहीं हुआ, यहां पर बीज बना, यहां पर भी बीज बना। फिर इसमें और इसमें फर्क क्या था? यहां पर जो बीज बन रहा था, वो बीज बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थी? या तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, कौन? या तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, या न्यूसिलस की कोशिका, याद आ रहा है? बीजांडकाय की कोशिका, या अध्यावरण की कोशिका, याद आ रहा है? डन। जो 3 प्रकार पड़े थे। यहां पर बीज, या हम बोलेंगे यहां पर बीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो था, वो कोई भी अध्यावरण की कोशिका नहीं, कोई भी आपकी बीजांडकाय की कोशिका नहीं, कोई भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका नहीं। यहां पर जो बनाएगी वो अंड कोशिका, अंड कोशिका जो थी, याद कर, अंड कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण कर देगी? युग्मनज का। और यहां पर जो युग्मनज होएगा वो हैप्लॉइड होएगा। डन। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट बेटा, चलिए जी, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। यहां तक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें फटाफट इन बिंदुओं को जल्दी से फटाफट जल्दी से खत्म करिए ताकि आगे बढ़े। फिर
इन बिंदुओं को जरा जल्दी से पढ़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर जी कोकोनट में खाने योग्य भाग क्या होता है? वे कौन था ये बांगड़ू? अभी तो बताया मेरे भाई। कौन है ये? राशिद राजा। अभी तो बताया। हेलो, अभी तो बताया। कोकोनट में खाने योग्य भाग कौन था? एंडोस्पर्म था ना, सफेद रंग का कोशिकीय भ्रूणपोष। सर जी तंतुमय का मतलब क्या होता है? तंतु का मतलब क्या होता है? रेशे। अरे रेशे क्या होते हैं? इस तरीके से फाइबर होते हैं, तंतुओं के रूप में होते हैं। या तो तंतु बोल दे या रेशे बोल दे, रेशे में बोल दे या तंतु में बोल दे, मीनिंग एक ही है। हाँ जी, डन, क्लियर है? चलो आंचल दुबे, आज आप है ना गूगल पर देखेंगे नारियल में बीज कहां होता है, ठीक है? देखना आज सीड इन कोकोनट, क्या डालेंगे? सीड इन कोकोनट, कोकोनट सीड। बहुत बारीक सा होता है, साइड में होता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल साइड में इधर की तरफ क्या होता है? सीड होता है, बहुत छोटा सा बारीक, क्या होता है? बीज होता है। डन, क्लियर है? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर तो ये बिंदु थे फल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं बेटा जी। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है बीज। फल इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट इज बीज। बीज की अगर मैं बात करूं तो बीज क्या एक लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद होता है? हाँ सर। बीज जो होता है उस बीज के अंदर क्या क्या होता है? सर एक बीज का आवरण होता है और अंदर कौन होता है? भ्रूण होता है। क्या सर बीज जो होता है उस बीज के अंदर क्या होता है? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया ये अंडाशय था और इस अंडाशय के अंदर ये कौन था? सर ये बीजांड था। कौन था ये? बीजांड था। इस बीजांड के अंदर क्या हो गया? सर निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद कौन बन गया? सर युग्मनज बन गया है। कौन बन गया? ये युग्मनज बन गया है। किसका निर्माण हो गया? सर युग्मनज का। और इस युग्मनज ने क्या बना दिया? भ्रूण बना दिया। फाइनली ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा? सर हमारा ये अंडाशय रह जाएगा। ये अंडाशय क्या कहलाएगा गुरु? सर इसको हम बोलेंगे फल। और इस फल के अंदर ये जो संरचना जो है ये क्या कहला रही है? बीज कहला रही है। इसको हम क्या नाम देंगे? सर बीज नाम देंगे। अब जरा सोच, इस बीजांड के अंदर दो अध्यावरण थे, एक बाहरी अध्यावरण एक अंत अध्यावरण था। हाँ सर। अब ये क्या कहलाएंगे? सर बीज आवरण कहलाएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? बीज आवरण बोलेंगे, सीड कोट बोलेंगे। जिसमें बाहर वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टा। क्या नाम होता है? टेस्टा। और अंदर वाला जो होता है इसका नाम क्या होता है? टैगमेन। बाहर वाला जो होता है उसका नाम क्या होता है? टेस्टा। अंदर वाला जो होता है उसका नाम क्या होता है? टैगमेन। बाहर वाला ये वाला टेस्टा कहलाएगा और अंदर वाला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैगमेन बोलते हैं। ठीक है जी। बाहर वाला टेस्टा, अंदर वाला टैगमेन। ठीक है। और अंदर कौन है? सर अंदर कौन है? सर ये भ्रूण है। तो एक बीज के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही है? सर एक बीज के अगर हम बात करें, एक बीज की अगर हम बात करें, बीज की अगर हम बात करें तो इस बीज के अंदर क्या क्या चीजें मिल रही हैं? सर बीज जो होता है, बीज जो होता है उस बीज के अंदर बीज आवरण है। हाँ सर। और उस बीज आवरण के अंदर कौन है? सर भ्रूण है। ठीक है जी। और क्या चीजें? अभी रुक जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो बीज आवरण जो थे, एक था टेस्टा, एक है टैगमेन।
एक का नाम है टेस्टा, एक का नाम है टैगमेन, बहुत देर हो गई नहीं चल रही है। एक का नाम है टेस्टा और एक का नाम है टैगमेन, ये तो दो बीज आवरण हो गए। अब जरा सोच, ये बीज आवरण जिस तरीके से बीजांड में ये जो जगह जो थी इसको हमने क्या बोला था, बीजांड द्वार बोलते हैं इस जगह को। क्या नाम होता है इसका, बीजांड द्वार। तो अब जरा सोच, क्या इस जगह को, ये जगह जो है, क्या इस जगह को बीजांड द्वार बोलेंगे कि बीज द्वार बोलेंगे? बताओ, ये सारी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं और कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ ही है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में इस चैप्टर में सारी की सारी चीजें डिटेल में बता रखी हैं ये। और फिर अब कह रहे हैं सर हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें सर। ये बीजांड द्वार था, हाँ सर। अब ये बीजांड का अगर द्वार है तो बीजांड जब बीज में बदल जाएगा तो ये किसका द्वार कहलाएगा सर, सीड पोर। इसको हम क्या बोलेंगे, बीज का द्वार बोलेंगे, सीड पोर। अब याद कर, पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, बीज प्रसुप्ति, बीज का द्वार। ये द्वार जो होता है, इस द्वार से क्या होता है सर, गैसेस का एक्सचेंज होता है, इस द्वार से नमी का एक्सचेंज होता है, इसी द्वार से कहीं ना कहीं आपके पोषणीय पदार्थ भी आ सकते हैं। यही द्वार होता है जहां से पानी आता है, पानी अंदर आता है, जब आप सीड को पानी देते हैं पानी इसी द्वार से अंदर जाता है और इसी द्वार से सीड के अंदर जाता है और जाकर इन सीड कोट को, इन बीज के आवरणों को हटा देता है, तोड़ देता है। भ्रूण क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। इस टाइम पर अगर आप ऐसे बोलेंगे क्या कि सर समझ नहीं आ रहा, तो भैया कैसे काम चलेगा बताओ मेरे को। तो बीजांड द्वार किसमें बदल जाता है सर, बीज के द्वार में बदल जाता है। तो ये बीज का द्वार है। अब आप मुझे बताइए, इस बीज के द्वार के विपरीत जो जगह जो थी, इस जगह का नाम क्या था? इस बीज द्वार के विपरीत जो जगह थी, इस जगह का नाम क्या था? इस बीज द्वार या बीजांड द्वार के विपरीत जो जगह थी, उस जगह का नाम क्या था सर? इसको हमने बोला था निभाग। चले जा, चले जा, याद आ रहा है? यहां पर एक बीजांड का व्रंत भी था, हाँ सर, फ्यूनिकल जिसको हमने नाम बोला था, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और ये पूरा का पूरा बीज जो होता है ये अंडाशय की भित्ति से फ्यूज्ड हो जाता है, संलग्न हो जाता है। तो फाइनली यहां पर कुल मिलाकर बीज के अंदर बीज आवरण है, टेस्टा टैगमेन है, और साथ साथ यहां पर कौन है, बीज छिद्र भी है, या बीज द्वार या बीज छिद्र बोल सकते हैं। ठीक है, किसमें, इस बीज आवरण में, टेस्टा टैगमेन, उसके अलावा बीज छिद्र या बीज द्वार यहां पर मिल रहा है। और क्या मिल रहा है सर, भ्रूण मिल रहा है। अब ये भ्रूण जो है, इस भ्रूण में सर तीन चीजें हैं सर, एक है परांकुर, एक है मूलांकुर और एक है बीज पत्र। परांकुर आगे चलकर किसका निर्माण कर, और भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष है और बीज पत्र है। याद कर, तूने द्विबीजपत्री जब भ्रूण पढ़ा था तो ये सारी चीजें बताई थी। ये द्विबीजपत्री भ्रूण जब पढ़ा था इस तरीके से, तो उस द्विबीजपत्री भ्रूण में क्या क्या मिल रहा था सर, यहां पर परांकुर, मूलांकुर और फिर क्या मिल रही थी, भ्रूणीय अक्ष। ये एपिकोटाइल एरिया था, ये हाइपोकोटाइल एरिया था, और यहां पर ये दो क्या निकल रहे थे सर, बीज पत्र निकल रहे थे। ये सारी चीजें याद नहीं आ रही हैं?
बता रहा हूं मेरे भाई, एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती बता रहा हूं। एक सेकंड रुक जा, अभी आने तो दे दोस्त, एक सेकंड आने तो दे, अभी बता रहा हूं, तसल्ली तो रख। हाँ भैया, क्या ये चीजें याद आ रही है? तो कुल मिलाकर भ्रूण में क्या मिलता है सर? परांकुर मिलता है, जो प्ररोह बनाएगा, मूलांकुर जो मूल बनाएगा, और इनकी जो अक्ष जो होती है, एक्सिस जो होती है, वो कौन बनाता है? भ्रूणीय अक्ष होता है। और साथ ही साथ बीज पत्र कौन होता है? कौन मुझे बताएगा बीज पत्र? बीज पत्रों के आधार पर भ्रूण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। बीज पत्र के आधार पर भ्रूण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक द्विबीजपत्री, एक द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। एक होता है द्विबीजपत्री और एक होता है एक बीजपत्री। याद आ रहा है? बीज पत्र क्या थे? याद करिए, व्हाट इज बीज पत्र? बीज पत्र कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? क्या हमने आपको बताया था? बीज पत्र का कंसेप्ट पूरा का पूरा बताया था। बीज पत्र वो संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है। बीज पत्र वो संरचना थी जिसके अंदर भोजन संचित होता है। क्या संचित होता है? भोजन स्टोर होता है। किसमें? बीज पत्र के अंदर क्या संचित होता है सर? भोजन जो है वो क्या होता है? स्टोर होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? बीज पत्र। अब ये बीज पत्र अगर दो मिलेंगे भ्रूण में तो वो क्या कहलाएगा? द्विबीजपत्री। एक मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? एक बीजपत्री। अब याद कर, पर्टिकुलरली एक बीजपत्रियों के अंदर जो एक बीज पत्र था उसका नाम क्या था? सर जो सीड हम बोते हैं उनसे जब ट्री बड़ा हो जाता है तो वो सीड कहां चले जाते हैं? हमारी जेब में। भोंदूराम, वही बीज आगे चलकर ही तो ट्री बना रहा है। हाँ जी, उस एक बीज पत्र के अंदर जो बीज पत्र जो होता है वो एक बीज पत्र जो होता है उसका नाम क्या था सर? स्कूटेलम। क्या नाम था उसका? स्क्यूटेलम। तो उसको हमने क्या नाम दिया था? स्क्यूटेलम दिया था। याद कर, घास कुल में मिल रहा था, घास में मिल रहा था। हाँ जी, आइए, तो कुल मिलाकर यहां पर इतनी सी बात समझ में आ गई। अब हमारे कोर्स में ये द्विबीजपत्री भ्रूण के बारे में बात बता रखी है, एक बीजपत्री भ्रूण के बारे में बात बता रखी है। फटाफट यहां पर निपटाते हैं भैया। द्विबीजपत्री बीज की बात कर लेते हैं। द्विबीजपत्री बीज कौन होएगा? जिसके अंदर द्विबीज पत्र मिलेंगे, या द्विबीज पत्री भ्रूण मिलेगा। जिसके अंदर द्विबीजपत्री भ्रूण मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री बीज बोलते हैं। ठीक है। और एक बीजपत्री बीज कौन सा होएगा सर? एक बीजपत्री बीज वो होगा जिसके अंदर एक बीज पत्र मिलेगा, एक बीजपत्री भ्रूण मिलेगा। सिंपल सी बात है। अरे भैया, जिसके अंदर द्विबीजपत्री भ्रूण मिलेगा ऐसा बीज क्या कहलाएगा? मान लो एक बीज है जिसके अंदर भ्रूण कौन सा मिल रहा है? द्विबीजपत्री मिल रहा है, तो ऐसा बीज क्या कहलाएगा सर? द्विबीजपत्री बीज। एक बीज है जिसके अंदर भ्रूण कैसा मिल रहा है? एक बीजपत्री। तो भ्रूण कैसा है? एक बीजपत्री। तो बीज भी क्या कहलाएगा सर? एक बीजपत्री बीज। अब ये जो द्विबीजपत्री बीज जो है, इस द्विबीजपत्री बीज के अंदर, ये द्विबीजपत्री बीज है। अब इस द्विबीजपत्री बीज के अंदर भ्रूण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? भ्रूण मिल रहा है। कौन मिल रहा है गुरु? भ्रूण मिल रहा है यहां पर। अब इस भ्रूण में क्या क्या चीजें, फटाफट जल्दी से रिपीट कर। सर यहां पर मिल रहा था परांकुर, यहां पर मिल रहा है मूलांकुर, इनके बीच की जो अक्ष है वो क्या कहला रही है सर? भ्रूणीय अक्ष कहला रही है। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूणीय अक्ष बोलते हैं। सर ये वाला एरिया जो था बीज पत्रोपरिक कहला रहा था। इस एरिया को हमने क्या बोला था? जो बीज पत्र के यहां पर मिल रहा था, बीज पत्रोपरिक।
बीज पत्रों पर एक एपिकोटाइल जो आधार पूरा का पूरा बना रहा था, इस बीज पत्र का पूरा नीचे की तरफ आधार बना रहा था, उसको हमने क्या बोला था? बीज पत्राधार। हाइपोकोटाइल। और ये दो क्या थे भैया हमारे? सर ये हमारे क्या थे? बीज पत्र थे। ये हमारे क्या थे? बीज पत्र थे। डन। ये हमारा द्विबीजपत्री बीज था। जल्दी से निपटाइए, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फटाफट जल्दी से खत्म करना है। यहां पर जल्दी से पहले तो इन 3 बिंदुओं को जल्दी से फटाफट पढ़, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इन 3 बिंदुओं को जल्दी से पढ़, फिर आगे बढ़ते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। बीज में क्या मिल रहा है? बीज का आवरण मिलता है। और क्या मिलता है? भ्रूण मिलता है। भ्रूण में एक मूलांकुर है, एक परांकुर है, भ्रूणीय अक्ष है। और क्या मिल रहा है सर? या तो 1 या 2 क्या मिल रहे हैं? बीज पत्र मिल रहे हैं। जो एक बीज पत्र जिसमें मिलता है उसको एक बीज पत्री, जैसे आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, और द्विबीजपत्री जैसे चना हो गया, मटर हो गया है। डन। घास से भी, घास किस में आ जाएगी? एक बीज पत्री में। द्विबीजपत्री ये हो गए हैं। सिंपल सा था। ठीक है सर। हेलोबियल एंडोस्पर्म कौन सा था? आरजू हेलोबियल एंडोस्पर्म, मिश्रित एंडोस्पर्म, मिश्रित या माध्यमिक भ्रूणपोष जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो भ्रूणपोष था जिसके अंदर कोशिकीय और मुक्त केंद्रकीय दोनों भ्रूणपोष पाए जाते हैं। उसको हम मिक्स्ड टाइप का बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म दोनों मिलते हैं। उसको हम माध्यमिक या मिश्रित या हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं, जो एस्फोडेलस में मिल रहा था। किस में मिल रहा था? एस्फोडेलस में मिलता है। ठीक है जी। चलिए जी, यहां तक के 3 बिंदु। आगे बढ़ते हैं बेटा। द्विबीजपत्री बीज की संरचना। द्विबीजपत्री बीज में क्या क्या चीजें मिल रही हैं सर? द्विबीजपत्री बीज में बीज का बाहरी परत को हम क्या बोल रहे हैं? बीज आवरण बोल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, द्विबीजपत्री बीज में क्या मिलेगा सर ये बीज का आवरण मिलेगा। बीज आवरण मिलेगा। हाँ जी, क्या मिलेगा? बीज का आवरण मिलेगा। जी जनाब मिलेगा। बीज आवरण कितने भागों में डिवाइडेड है सर? 2 सतहों में विभाजित है। बाहरी सतह को हमने क्या बोला था? टेस्टा। हिंदी में टेस्टा को क्या बोलते हैं? बीज चोल बोलते हैं, याद रखना। हिंदी में टेस्टा को क्या कहा जाता है? बीज चोल। और हिंदी में टेगमेन को टेगमेन ही कहा गया है, याद रखना। क्या कि जो बीज आवरण जो था वो 2 भागों में बटा हुआ है। बाहर वाला क्या कहलाता है? टेस्टा, जिसको हिंदी में बीज चोल बोलते हैं। और दूसरा अंदर की तरफ जो है वो कौन है? टेगमेन, जिसको हिंदी में टेगमेन ही बोलते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया नवीन पांडे। अक्ष को हमने टिगेलम बोला था। बहुत बढ़िया नवीन, वेरी गुड। क्या नाम दिया था? टिगेलम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? टिगेलम नाम दिया था। चलो जी। बीज पर एक चिन्ह होता है जो ऊर्ध्व होता है, जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है। इसे नाभिका कहते हैं। प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है, जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। यहां पर 2 वर्ड आ रहे हैं। एक आ रहा है नाभिका और एक आ रहा है बीजांड द्वार। एक्चुअली ये बीजांड द्वार ना होकर क्या लिखना चाहिए था? यहां पर बीज द्वार लिखना चाहिए था, जो हमारी उस चैप्टर में भी ये मिस्टेक थी। सीड पोर बोलना चाहिए इसको, क्योंकि ये तो ओव्यूल पोर कहलाएगा। बीजांड द्वार, बीज द्वार बोलना चाहिए था। ठीक है। अब इमेजिन करिए, नाभिका और बीज द्वार क्या दोनों एक दूसरे के विपरीत थे? हाँ सर। ये बीज द्वार वो छिद्र है? हाँ सर। किसका छिद्र है? किसके अपोजिट छिद्र है सर? नाभिका के विपरीत है, नाभिका के ऊपर है। या नाभिका, दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, 90 डिग्री पर, है ना। तो कुल मिलाकर नाभिका और ये बीजांड द्वार एक दूसरे के क्या मिल रहे हैं? अपोजिट मिल रहे हैं। ठीक है। अब बात एक सेकेंड, नाभिका, ओहो निभाग था यार, वो तो क्या लिख दिया? बीज पर एक सेकेंड, बीज नाभिका के ऊपर छिद्र होता है। ये जो जगह जो थी, इस जगह को
हमने बीजांड व्रंत बोला था, और ये जो जगह जो थी, इस जगह को हमने क्या बोला था? नाभिका। एक सेकंड, कुछ गलत तो नहीं दे रखा आपकी हिंदी मीडियम में? बीज पर एक छत चिन्ह की तरह का ऊर्ध्व होता है जिसके द्वारा बीज फल से जुड़ा रहता है, इसे नाभिका कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, सही लिखा हुआ है, देखिएगा। ये इस तरीके से हमारा संरचना थी। ये वाला भाग जो था इसको हमने बोला था बीजांड व्रंत। ये वाला क्षेत्र जो था इसको हमने बोला था निभाग। नाभिका, ये वाला निभाग, ये हाइलम था, चलेजा था, ये बीजांड द्वार था। माइक्रोपाइल था। हुआ क्या है, यहां से यहां तक ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, केवल क्या रह जाएगा सर? अंडाशय रह जाएगा निषेचन के बाद में। निषेचन के बाद निषेचन हो गया, निषेचन के बाद में क्या रह जाएगा? निषेचन हो गया, निषेचन के बाद में क्या रह जाएगा सर? अंडाशय रह जाएगा। अब ये बीजांड बीज में जब बदलेगा तो ये डंठल जो है ना, ये आपको ये जो डंडी जो आपको दिखाई दे रही थी, धीरे धीरे ये भी क्षीण होती जाती है। कौन? ये जो डंडी जो थी जिसको हमने बीजांड का व्रंत बोला था, ये धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। अब इमेजिन करिए, अगर ये धीरे धीरे खत्म होती जाएगी तो फाइनली ये स्ट्रक्चर बचेगी, सिर्फ ये, और ये स्ट्रक्चर नीचे अंडाशय की भित्ति से जब जुड़ेगी, अंडाशय की भित्ति से जब जुड़ेगी, अंडाशय की भित्ति से जब जुड़ेगी तो यहां पर ये जगह जो है, जिसको हमने क्या नाम दिया था सर? हाइलम नाम दिया था, नाभिका नाम दिया था। ये नाभिका अब जुड़ने में हेल्प कर रही है। किसके जुड़ने में हेल्प कर रही है? इस बीज को इस अंडाशय की, या सॉरी इस फल की दीवार से जुड़ने में हेल्प कर रही है। क्या ये चीज समझ में आई है? अब क्लियर है? बस इतना सा कंसेप्ट था। ये बीजांड जब बीज में बदलेगा तो इसका बीजांड व्रंत जो था, ये जो डंडी जो थी, ये धीरे धीरे क्या होती जाएगी? नष्ट होती जाएगी, क्षीण होती जाएगी। जब ये क्षीण होती जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी, तो फिर टोटली कौन सा पोर्शन बचेगा सर? ये धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। फाइनली ये पिंक वाला पोर्शन यहां पर अंडाशय की या फल की भित्ति से जुड़ जाएगा। हाँ सर, अब बात आ रही है, इसको अगर हम देखते हैं तो बस कंफ्यूजन कहां पर हो रहा था कि सर ये तो हो गया नाभिका, अब यहां पर नाभिका के साइड में होना चाहिए था। कहां पर? ये तो हो गया नाभिका। अब ये नाभिका के पार्श्व में या साइड में कौन था? बीजांड द्वार था। हमें टिपिकली पढ़ने में गलती कहां पर लग रही थी? वो गलती लग रही थी यहां पर। क्या कि यहां पर, यहां तक तो बिंदु सही था बिल्कुल। क्या कि बीज पर एक चिन्ह की तरह एक ऊर्ध्व होता है, मतलब एक फूला हुआ भाग है
जिसके द्वारा बीज जो है वो फल से जुड़ा रहता है, जिसका नाम है नाभिका। ओके सर, हाइलम है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इस डायग्राम से समझ में आ रहा है कि ये बीज जो है इस फल से इस नाभिका के द्वारा जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये बीजांड व्रंत धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये डंडी भी खत्म होती जाएगी। सर ये डंडी क्यों खत्म हो, डंडी क्यों मिल रही थी? ताकि यहां से जब पराग नलिका आए तो आने के लिए जगह मिले। सोच, अगर ये डंडी ना होती है तो चिपका रहता। कंसेप्ट ये भी तो है, अगर ये डंडी ना होती, ये डंडी ना होती, इतने सा भाग ये तो बिल्कुल चिपक जाता, जुड़ जाता। किससे? अंडाशय की भित्ति से। तो इसको उठाने के लिए डंडी मिल रही थी यहां से। अब ये डंडी जब हो गया निषेचन, अब इस डंडी की जरूरत नहीं है। अब ये जो है प्रॉपरली जुड़ा रहे, किससे? फल की भित्ति से या फल के अंदर। अब ये जुड़ा रहेगा तो धीरे धीरे ये बीजांड का ये जो व्रंत जो था वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा सर? कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। फाइनली ये संरचना, इतना सा भाग, ये पूरा भाग नीचे आएगा और यहां पर जुड़ जाएगा। अब कौन सा भाग जुड़ने में हेल्प कर रहा है? अगर देखा जाए यहां पर इस डायग्राम में, इस बीज में फल से जुड़ने में कौन रिस्पॉन्सिबल है सर? ये वाला भाग जिसका नाम है नाभिका। यहां तक तो ठीक था। यहां पर पढ़ने में दिक्कत कहां पर आ गई? लास्ट वाली लाइन में क्या, कि प्रत्येक बीज में नाभिका के ऊपर एक छिद्र होता है जिसे हम बीज द्वार या बीजांड द्वार बोलते हैं। ये बस इतना सा ऊपर जहां पर वर्ड आ गया था उसने झकझोर दिया। एक्चुअली ऊपर ना होकर यहां पर क्या होना चाहिए था? पार्श्व में होना चाहिए था। ऊपर इस बेसिस पर बोला है कि जब हम यहां पर देखते हैं, इस संरचना को जब हम देखते हैं, इस बीज को जब हम निकालेंगे तो इस बीज में ये अगर नाभिका है तो इसके ऐसे, इस बीज को अगर जब मैं निकालूंगा तो इसके रिस्पेक्ट में यहां पर क्या मिल रहा है? ये बीजांड द्वार मिल रहा है। ये फ्यूनिकल खत्म हो जाएगी अनुराग पटेल। हाँ जी, डन, क्लियर है यहां तक की बात? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये था द्विबीजपत्री। अब इसके बाद और क्या क्या चीजें लिखी? भ्रूण में भ्रूणी अक्ष होता है, 2 गूदेदार बीज पत्र होते हैं। बीज पत्रों में क्या स्टोर होता है सर? भोजन जो है वो स्टोर होता है। प्रांकुर जो होता है और मूलांकुर जो होता है वो कहां पर मिलता है? जो अक्ष होती है उसके नीचे वाला भाग मूलांकुर, ऊपर वाला भाग जो होता है वो प्रांकुर होता है। भ्रूणपोष भोजन संग्रह करने वाला ऊतक होता है जो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बनता है, भ्रूणपोष बनता है। चना, सेम, मटर में भ्रूणपोष पतला होता है, इसलिए हम इनको अभ्रूणपोषी बोलते हैं। याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, उस चैप्टर में भी मैंने आपको एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बताए थे, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। तो चना, सेम, मटर कैसे हैं? अभ्रूणपोषी है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर भ्रूणपोष बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अभ्रूणपोषी बोलते हैं। जबकि अरंड जो होता है ये गूदेदार होता है, इसमें भ्रूणपोष मिलता है। तो याद रखना, द्विबीजपत्रियों में मैक्सिमम, द्विबीजपत्रियों में मैक्सिमम डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं, जिनके अंदर भ्रूणपोष नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। क्यों? क्योंकि सारा भोजन तो यहां पर स्टोर हो गया। किसमें? बीज पत्र में। अजी 2 बीज पत्र हैं? हाँ सर। अरे जब 2 बीज पत्र हैं तो उन बीज पत्रों में आपने पोषण स्टोर कर दिया, तो अब यहां पर भ्रूणपोष तो खत्म हो गया, नेग्लिजिबल अमाउंट में हो गया। लेकिन अपवाद स्वरूप याद रखना, भूल ना जाना, किसमें? अरंड में। इसका एग्जाम्पल क्या था? चना, मटर, सेम। याद रखना, कौन? चना, मटर, सेम। कौन? चना, मटर, सेम। लेकिन अपवाद स्वरूप याद रखना किसमें? अरंड में, जो है तो एक द्विबीजपत्री लेकिन कैसा है? भ्रूणपोषी है, एल्ब्यूमिनस सीड है। यह चुकंदर काली मिर्च में परिभ्रूणपोष था। डन। ये हमारा डाइकॉट के रिस्पेक्ट में था। अब आ जाते हैं मोनोकॉट। यहीं के यहीं पढ़ ले। मोनोकॉट में जरा दिमाग लगा, बीज पत्र एक है, यहां पर 2 बीज पत्र हैं।
दो बीज पत्र हैं, दोनों बीज पत्र में हमने भोजन स्टोर कर दिया, तो सीधी सी बात है भ्रूणपोष धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। लॉजिक सी बात है। सोच कि भैया आपके घर पर खाना बना रखा था, अब वो खाना जितना भी खाना था उस सारे खाने को तुमने टिफिन में डाल दिया, खाना खत्म हो गया। दो टिफिन है तेरे पास, दोनों के दोनों टिफिन में खाना डाल दिया, खाना खत्म, खत्म दोपहर का। अब बात आ रही है यहां पर तेरे पास टिफिन ही एक है, तेरे पास टिफिन ही एक है। जब टिफिन एक है तो खाना बचेगा ना, हाँ सर, यानी भ्रूणपोष बचेगा ना, हाँ सर। तो मैक्सिमम जो मोनोकॉट जो होंगे उनमें भ्रूणपोष होएगा, हाँ सर। अब ऐसे बीजों को हम क्या बोलेंगे सर? भ्रूण पोषी बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस बोलेंगे कि नॉन एल्ब्यूमिनस बोलेंगे? सर एल्ब्यूमिनस बोलेंगे। लेकिन सर जैसे इसका अपवाद था इसका भी अपवाद है, बिल्कुल इसका भी अपवाद है। और वो अपवाद क्या है? जल्दी से यहां पर फटाफट देख, क्या कि एक बीजपत्री भ्रूणपोषी होते हैं, यही बताया। एक बीजपत्री कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं। लेकिन अपवाद क्या याद रखना है आपने? आर्किड। क्या याद रखना है? क्या हुआ भैया? हेलो 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 हेलो। अरुण, अरुण, चल नहीं रही है, चल गई। सर कमेंट में गाली गलौच हो रहा है। सर ये छमछम जो है गाली दे रहा है, निकालो इस छमछम को, कौन है ये? स्टॉप करो उसको, निकालो इसको छमछम को। ना 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 यहीं से नहीं, नंबर नोट करो, खोलो एक बार कमेंट खोलो। यहां तक की बात क्लियर है? नीचे करते जाओ, देखो कहीं छमछम दिख रही है? दिख तो नहीं रही होगी, दिख रहा होगा। करते जाओ, देखते जाओ, यहां पर नाम आएगा छमछम। निकाल दो, एक को निकाला है, इसको भी निकालो, निकाल दो। अब आर और पार की जंग है बस, अब और कुछ नहीं है। जिसको पढ़ना है पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है भागो, फुटो, जाओ तुम, कोई जरूरत नहीं है। देख लेना, जहां पर भी आ जाए छमछम, सर्च कर ले ऊपर छमछम। हाँ स्पेस देखिए, चल बाकियों को ये चीज समझ में आ गई, छमछम हो गई बाकियों को। इतनी सी बात छमछम हो गई है क्या कि एक बीज पत्री जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सर वो हमारे भ्रूणपोषी होते हैं। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ जी, यहां तक का कंसेप्ट। अरे ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ऊपर गया, नीचे करना, ये रहा ये रहा ये रहा। नंबर नोट करो उसका, जल्दी से भेज दो ऊपर, निपटाओ। चट मंगनी पट ब्याह, 1 सेकंड में निपटा दो। अब देर नहीं करनी, अब कतई देर नहीं करनी। अब आर या पार, खत्म। ऋषभ को जाकर बेटा कहीं और छमछम कर अब, ठीक है? मुझे तेरे छमछम की जरूरत नहीं है, अब जाकर कहीं और छमछम करो। सर अरंड और अरंडी अलग है? नहीं बेटा, एक ही है। चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो मैक्सिमम मोनोकॉट्स जो होते हैं, मैक्सिमम मोनोकॉट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? भ्रूणपोषी होते हैं, एल्ब्यूमिनस होते हैं। कंसेप्ट बहुत सीधा सीधा सा था। देख, द्विबीजपत्री, 2 बीजपत्र हैं, यानी वो बीजपत्रों के अंदर क्या है? स्टोर, खाना।
हमने बोला कि भैया यहां पर जो भ्रूण जो है, उस भ्रूण के अंदर खाना था, खाना किसमें था, भ्रूणपोष में था। अब वो खाना निकालकर हमने इन दोनों बीज पत्र में डाल दिया तो भ्रूणपोष खत्म हो गया। तो ऐसे क्या कहलाएंगे, अभ्रूणपोषी। लेकिन अपवाद याद रखना है, कौन, कैस्टर, अरंडी का तेल या अरंड एक ही चीज होता है, पेन में यूज में लिया जाता है। डन। दूसरा, हमने बोला यहां पर भी भ्रूणपोष था, लेकिन हमने उसको स्टोर किया किसमें, बीज। अब बीज पत्र ही एक है तो खाना बचेगा ना, हाँ सर बचेगा। तो यहां पर जो बीज होंगे वो कैसे होंगे, भ्रूणपोषी होंगे। लेकिन अपवाद याद रखना है, कौन, आर्किड। क्या अपवाद याद रखना है, आर्किड जो है वो अपवाद याद रखना है। डन। सो इतनी सी बात थी, ये क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए फिर बोल रहा हूं, चना मटर सेम, भूल मत जाइएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, चना मटर सेम, मत भूल जाइएगा, चना मटर सेम कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी। लेकिन आर्किड जो होता है वो कैसे, चना मटर सेम कैसे होते हैं, अभ्रूणपोषी होते हैं। लेकिन अरंड जो होता है वो कैसा होता है, भ्रूणपोषी। डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में मैक्सिमम ज्यादातर कैसे होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं, एल्ब्यूमिनस होते हैं। लेकिन अपवाद याद रखना है, कौन, आर्किड जो कैसा होता है, अभ्रूणपोषी होता है, याद रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट, एक बीजपत्री भ्रूण की बात कर रहे हैं सर। एक बीजपत्री भ्रूण फटाफट यहां पर देख लेते हैं। ये भैया हमारा एक बीजपत्री भ्रूण था। इसे एक बीजपत्री भ्रूण में प्रांकुर है, मूलांकुर है, प्रांकुर के ऊपर एक आवरण मिल रहा था, मूलांकुर के ऊपर एक आवरण मिल रहा है। यहां पर यह बीजपत्र मिल रहा था जिसको हमने स्कूटिलम बोला, और यहां पर प्रोटीन से भरा हुआ एक संरचना मिल रही थी, या मैं बोलूंगा ये हमारा भ्रूणपोष मिल रहा था, और एक प्रोटीन की स्तर मिल रही थी जिसका नाम था एल्यूरॉन स्तर। कितने बच्चों को याद आ रहा है एल्यूरॉन स्तर? जो बीजपत्र था उसका नाम स्कूटिलम। हाँ भैया, ये इस तरीके से संरचना थी जिसमें ये भ्रूणपोष हो गया, इस भ्रूणपोष के नीचे ये स्कूटिलम बीजपत्र हो गया, ये प्रांकुर हो गया, प्रांकुर के ऊपर एक आवरण था जिसका नाम था प्रांकुर चोल, मूलांकुर के ऊपर आवरण है जिसका नाम है मूलांकुर चोल, प्रांकुर चोल को कोलियोप्टाइल और मूलांकुर चोल को हमने क्या बोला था, कोलियोराइजा। एल्यूरॉन स्तर कितने बच्चों को याद है? ये जो भ्रूणपोष था, इस भ्रूणपोष के ऊपर एक प्रोटीन की स्तर थी जिसका नाम था एल्यूरॉन स्तर, याद आ रहा है? और ये एल्यूरॉन स्तर की कोई भी मुझे सूत्रता बता दीजिए। वेल डन, बहुत ही बढ़िया रोहित, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्या था ये, 2n था, n था या 3n था? सर ये 3n था। कैसा था ये? एल्यूरॉन सतह जो थी वो कैसी थी सर? 3n थी। एल्यूरॉन सतह कैसी थी? 3n थी। डन, सिंपल सा था, पड़ा हुआ है, खत्म कर फिर जल्दी से। एक बीज पत्री कैसे होता है? भ्रूणपोषी होते हैं। अपवाद याद रखना है, ऑर्किड मक्का जो होता है इसके अंदर बीज आवरण जो होता है झिल्लीदार होता है, बहुत पतली सी होती है इसकी फल भित्ति। भ्रूणपोष जो होता है मिलता तो है और भोजन का क्या करता है, संग्रहण करता है। उस भ्रूणपोष के ऊपर प्रोटीन की एक सतह होती है जिसका नाम होता है एल्यूरॉन सतह, जो ट्रिप्लॉइड होती है, याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, भ्रूण आकार में छोटा होता है और भ्रूणपोष के सिर पर एक खांच में स्थित होता है। इसमें एक बड़ा ढाल बीज पत्र होता है जिसे क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम बोलते हैं। जहां से क्वेश्चन आएंगे वो सारे हाईलाइटेड कर दिए हैं। स्क्यूटेलम कौन होता है? बीज पत्र होता है, याद रखना। इसमें अक्ष छोटी सी होती है, प्रांकुर होता है, मूलांकुर होता है। प्रांकुर मूलांकुर जो होता है दोनों आवरण से ढके रहते हैं जिसका नाम होता है प्रांकुर चोल, मूलांकुर चोल, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। ये क्या काम करते हैं सर? ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। किसका? प्रांकुर का और मूलांकुर का। अब मैंने आपको बताया था पहले कौन आए थे, डाइकॉट्स आए थे कि मोनोकॉट्स आए थे? तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि मोनोकॉट्स, मोनो एक है, पहले आए होंगे बाद में डाई आएंगे, लेकिन पहले डाइकॉट्स आए थे बाद में मोनोकॉट्स आए थे। अब ये जो मोनोकॉट्स हैं इनके अंदर एडवांस फीचर क्या था कि इनके अंदर प्रांकुर भी कवर्ड है, मूलांकुर भी कवर्ड है। किससे? प्रांकुर चोल से, मूलांकुर चोल से। हाँ जी, डन, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। चल,
अब हम यहां पर बात करने वाले हैं, यहां पर ये हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। क्या? बीज, फल, बीज। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, और वो टॉपिक जिसमें हमारी एनसीईआरटी में पुष्पीय पादपों के एक कुल दिया हुआ है, और उस एक कुल का नाम है सोलेनेसी। कौन सा कुल दिया हुआ है सर? सोलेनेसी दिया हुआ है। कौन सा? सोलेनेसी दिया हुआ है। लेकिन हमें कितने कुल पढ़ने हैं सर? हमें टोटल 6 कुल पढ़ने हैं, जिसमें से एक तो सोलेनेसी पढ़ना है, 5 एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, जिसमें क्रूसीफेरी है, मालवेसी है, कंपोजिटी है, लेग्यूमिनेसी है और ग्रेमिनी है। क्या 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 क्या? टोटल 6 कुल पढ़ने हैं। एक तो सोलेनेसी हो गया, उसके अलावा क्रूसीफेरी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, ये 5 और एक ये सोलेनेसी, ये टोटल आपको 6 कुल पढ़ने हैं। 6 कुल। कितने कुल पढ़ने हैं? 6 कुल। ठीक है सर। 3 दे रखे हैं बेटा, पुरानी एनसीईआरटी में 3 दे रखे थे, नई एनसीईआरटी में 1 ही दे रखा है ना वंदना? एक काम करना, नई एनसीईआरटी देखना, नई एनसीईआरटी में आपको केवल 1 ही दिखाई देगा। नहीं होता ना विश्वास? देख लो, चलता नहीं है पेन कभी। ये पेन नहीं चल रहा, मैं जा रहा हूं छोड़ के, चल नहीं रहा ये पेन। हाँ जी, कौन सी है? 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। ये चैप्टर है आपके पास, ये न्यू एनसीईआरटी है, नीचे 2023-2024 लिखा हुआ है। अरे एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती बता रहा हूं, रुक जा, बता रहा हूं, 1 सेकंड रुक जा, बस बता रहा हूं। और पढ़ने के बाद, सुनने के बाद में ना तेरे को ऐसे लगेगा मैं मूर्ख हूं जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था। एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती, हाँ भाई ये पढ़ लिया सब। कैलेक्स, कोरोला, एस्टिवेशन, बीजांडन्यास, प्लेसेंटेशन, फल, बीज, एक बीज पत्री, द्विबीज पत्री। अब इसके बाद आता है एंजियोस्पर्म्स का विवरण, है ना, जिसमें आप कुल की बात करते हैं। तो भैया यहां पर एक सोलेनेसी दिया हुआ है, और सोलेनेसी देने के बाद सारांश आ गया है। ठीक है, तो सोलेनेसी नई एनसीईआरटी में केवल 1 कुल दिया हुआ है, पुरानी एनसीईआरटी में 3 कुल दिए हुए हैं। लेकिन प्रभु, मेरे भाई, मेरे बंधु, आपको कितने कुल पढ़ने हैं सर? 6 कुल पढ़ने हैं, जिसमें से 1 जो न्यू एनसीईआरटी में है, 3 टोटल 3 जो पुरानी एनसीईआरटी में है, और 3 अगर पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से देखे तो और 3, नई एनसीईआरटी के हिसाब से देखे तो और 5। बस लिलिएसी फाबेसी नहीं, जो सिलेबस में है वो पढ़ना है, सिलेबस में। अब सिलेबस सोच, एक तो तेरे को सिलेबस में ऐड करके एनटीए वालों ने 5 फैमिलीज ऐड कर रखी हैं, और नई एनसीईआरटी के सिलेबस है, नई एनसीईआरटी के हिसाब से। तो नई एनसीईआरटी में एक सोलेनेसी हो गया और 5 कुल और हैं, तो टोटल कितने पढ़ने हैं सर? 6 कुल पढ़ने हैं। आइए ये 6 कुल पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, और वो है क्या? फैमिलीज पढ़ने वाले हैं, पुष्पीय पादपों के कुल पढ़ने वाले। लेकिन ये कुल पढ़ने से पहले आपको सिंबल भी तो पता होने चाहिए, फॉर्मूले भी तो पता होने चाहिए। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, पुष्प सूत्र, पुष्पीय चित्र, ये कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, क्या क्या सूत्र होते हैं, वो कैसे होंगे? मेरे पास नहीं है धनंजय कुमार। सर मॉड्यूल में तो 8 दे रखे हैं। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? और कितने पढ़ेगी?
तो पहला पढ़ ले, पहला पढ़ने के बाद तेरे को ऐसा लगेगा कि रहन देती हूं, बाकी 5 भी नहीं पढ़ती हूं, क्या करूंगी पढ़कर। एक ही पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि ओ हो रहने ही देती हूं। आइए, तो पुष्पीय पादपों के जब हम कुल पढ़ते तो कुल पढ़ने से पहले हमें क्या देखने पड़ते हैं, उनके कुछ फॉर्मूले देखने पड़ते हैं। सबसे पहला, यहां पर टोटल कितने हैं भैया, यहां पर टोटल है ये 18, टोटल 18 फॉर्मूले हैं, ये 18 सूत्र या 18 सिंबल है। फॉर्मूला भी नहीं बोलूंगा, सिंबल बोलूंगा यहां पर, ठीक है, संकेत सिंबल है। अब ये जो 18 सिंबल है, ये 18 सिंबल एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सहपत्री, सहपत्री याद आ रही है, सहपत्री याद है, हाँ जी, सहपत्री याद आ रहा है, हाँ भाई सहपत्री याद आ रहा है। ब्रैक्ट बोला था, हाँ सर ब्रैक्ट। सहपत्री का मतलब अगर सहपत्र मिलेगी, सहपत्र क्या थी, पुष्प व्रंत पर, क्या पुष्प व्रंत पर, अरे पुष्प व्रंत पर मिलने वाली डंडी, पुष्प व्रंत पर मिलने वाली पर्ण, उसको हमने क्या बोला था, सहपत्र बोला था। अब मैं आपको एक मिस्टेक बताता हूं हमारी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में। क्या मिस्टेक है समझना, देखिएगा। ये हमारा मान लो पुष्प है, ये पुष्पासन है, बाकी सारे भाग जो है यहां से निकले हुए हैं, ठीक है जी, सिंपल सा था, ठीक है। ये पुष्प की डंडी थी, याद आ रही है, ये पुष्प की डंडी थी, हाँ सर। इस पुष्प की डंडी पर तुमने कुछ पर्ण रूपी संरचना बनाई थी, पर्ण के जैसी संरचना बनाई थी, याद आ रहा है, किस पर, इस पुष्प की डंडी पर तुमने पर्ण के जैसी संरचना बनाई थी, हाँ जी, जिसको तुमने सहपत्र बोला था, हाँ सर। बताओ अब इसमें से सहपत्र कौन सी है। फर्स्ट सहपत्र है, सेकंड सहपत्र है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, देखिएगा जरा, यहां पर डायग्राम देखिएगा और एक झटके में चीज समझ में आएगी। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल, इमेजेस देखना, एक ही बार में चीज समझ में आ जाएगी। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्टियोल्स दिख रहा है, ये प्रेजेंट मैम नाम से डायग्राम दिख रहा है, और दिखाऊं, और देख, और देख, यही है, यही मान के चल ले, ये वाला डायग्राम, चलो ये वाला परफेक्ट है, लेकिन बहुत छोटा है यार ये, तो इसको बड़ा कर देते हैं। हाँ जी, दिख रहा है अब आपको, बढ़िया दिख रहा है। यहां पर ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल वर्ड दिख रहा है, हाँ सर। अब इधर देखिएगा, इनमें से कौन सा ब्रैक्ट है, कौन सा ब्रैक्टियोल है। आप बोलेंगे सर ब्रैक्टियोल तो हमने नाम ही नहीं सुना, ये क्या होता है। तो इधर देखिएगा, ये थी हमारी बाह्य दल, इस बाह्य दल के, इस बाह्य दल के नीचे कई बार कुछ पादपों में, इस बाह्य दल के नीचे कुछ पादपों में पर्ण जैसी संरचना आती है। क्या बोला हमने, इस बाह्य दल के नीचे कुछ पर्ण जैसी संरचना यहां पर होती है। इनको अंग्रेजी में बोला जाता है ब्रैक्टियोल या एपिकैलिक्स। आई होप
जिसने ये शायद कल पूछा था कि सर एपिकैलिक्स क्या होता है, वो आज आने वाला था। कब आने वाला था? जब मैं तेरे को यहां पर इस सिंबल्स में ये वर्ड दिखाता, क्या? एपिकैलिक्स, अनुबाह्य दल पुंज। देख डायग्राम में, ये है कैलिक्स। डायग्राम जूम करके दिखा रहा हूं, देखिएगा यहां पर। आप चाहे तो गुड़हल के पेड़ के अंदर भी देख सकते हैं, ये गुड़हल का पुष्प है, उसमें भी देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का, ये कैलिक्स है, बाह्य दल। इसी के नीचे एक छोटी सी पत्तीदार संरचना, और कौन? एपिकैलिक्स। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रैक्टियोल कहते हैं। क्या ये चीज कंसेप्ट समझ में आ गया? हिंदी में अनुबाह्य दल। अरे भैया, बाह्य दल का अनुसरण करते हुए उसके नीचे एक और पत्ती जैसी संरचना मिल रही है, तो क्या बोलूंगा कि बाह्य दलों का अनुसरण करते हुए उसके पीछे कौन मिल रहा है? अनुबाह्य दल, ब्रैक्टियोल, एपिकैलिक्स। अब जरा सोच, ये है कौन? ये है ब्रैक्ट। कौन है मेरे भाई? ये है ब्रैक्ट, जिसको हमने क्या बोला था? सहपत्र बोला है। तो ब्रैक्ट कहां से निकलता है? सर, इस पुष्प वृंत के आधार से निकलता है। इस पुष्प वृंत का आधार जो होता है, वहां पर होता है कौन? ब्रैक्ट। ठीक है जी, दंडना दंडन क्लियर है। इनका काम क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना। किसको? इन बाह्य दलों को। कौन सी अवस्था में? कलिका अवस्था में। कलिका अवस्था में बाह्य दल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। अब उनके ऊपर एक और मिलेगा तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाती, किसके कारण? अनुबाह्य दलों के कारण। किसको? कलिका अवस्था में। तो आई होप यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो सहपत्री मींस ब्रैक्ट मिलेंगी तो सिंबल क्या आएगा? BR। सहपत्र नहीं होंगे किसी पादप में या किसी पुष्प में, तो उसको हम बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट, यानी असहपत्री, EBR। क्या ये दो सिंपल से सिंबल समझ में आ गए हैं? पहले दो सिंबल समझ में आ गए कि भैया सहपत्र मिलेगी, ये मिलेगी तो BR, अजी नहीं मिलेगी तो EBR। डन, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपने 3 प्रकार की सम्मिति पढ़ी थी। हाँ सर, एक पढ़ा आपने त्रिज्य सम्मिति, एक आपने पढ़ा एक व्यास सम्मिति, और एक आपने पढ़ा था असम्मिति। अब त्रिज्य सम्मिति का जो सिंबल जो है वो क्या है बेटा? इस तरीके से गोल, और उसमें इस तरीके से बांट देना। याद रखना, क्या? ऐसे गोल और ऐसे कर देना। अब जरा सोच, इस डायग्राम से, इस सिंबल से पता लग रहा है कि आप चाहे ऐसे काटो चाहे ऐसे काटो, बराबर भाग आएंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? सर त्रिज्य सम्मिति बोलेंगे। तो इसका सिंबल कैसा होता है? ये वाला सिंबल होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अब एक व्यास सम्मिति, एक व्यास सम्मिति के 3 सिंबल होते हैं। कौन कौन से? या तो परसेंटेज होती है, इस तरीके से परसेंटेज में दिखा देते हैं, या हम इस तरीके से दिखाते हैं, वापस से गोला, और सिर्फ एक सीधा डंडा दिखाते हैं। अब सीधा डंडा क्यों दिखाया? कि केवल एक अक्ष से काटोगे तो ही 2 बराबर भाग आएंगे, किसी और से काटोगे तो 2 बराबर भाग नहीं आएंगे, केवल एक से काटने पर। एक तो ये, और एक ईसा मसीह का जो सिंबल जो होता है ना, ऐसे ऐसे, ये वाला, कि आप ऐसे काटोगे तो ही 2 बराबर आएंगे, ऐसे काटोगे तो 2 बराबर भाग नहीं आएंगे। तो ये एक व्यास सम्मिति के कुल मिलाकर आपके 3 सिंबल होते हैं, या तो परसेंटेज में, या ऐसे, या ऐसे। याद रखना है। डन। द्विलिंगी पुष्प जो होता है, एक ऐसा पुष्प जिसमें दोनों लैंगिक अंग होते हैं, उसका सिंबल क्या होता है? भैया आप मुझे बताइए, नर का सिंबल हम क्या बनाते हैं? सर नर का सिंबल हम ये बनाते हैं। सर मादा का सिंबल हम क्या बनाते हैं? सर मादा का सिंबल हम ऐसे बनाते हैं। अब ये मादा का है, ये नर का है। अब द्विलिंगी का क्या होएगा? सर जिस पर ऐसे भी हो और ऐसे भी हो, दोनों चीजें हैं। सोच, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, समझ में आई? जिसमें नर और मादा दोनों दिखा रखे हैं। ये नर का हो गया, ये मादा का हो गया, दोनों को जोड़ दे, ऊपर भी डंडा और नीचे इस तरीके से कर दे, तो ये हो गया द्विलिंगी पुष्प का सूत्र।
ये हो गया एक लिंगी पुष्प का सिंबल। एक लिंगी कौन से? नर का हो गया। एक लिंगी किसका हो गया? मादा का हो गया। डंडना डंडन। यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्या ये अभी तक के ये जो 7 सिंबल हैं, इन 7 सिंबल में किसी को कोई तकलीफ थी? हाँ जी, यहां तक के सिंबल में किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। सिंपल सा था, आराम से समझ में आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे सिंबल्स याद रखने बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां जो है वो है अनुबाह्य दलपुंज एपिकैलिक्स। सर ये क्या होता है? अनुबाह्य दलपुंज एपिकैलिक्स ये क्या होता है? अब आप मुझे बताइए, अनुबाह्य दलपुंज एपिकैलिक्स अभी अभी मैंने आपको बता दिया था। इसी को हमने क्या बोला था? ब्रैक्टियोल बोला था, यानी बाह्य दल के नीचे जो मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एपिकैलिक्स बोल रहे थे। अब नाम में क्या रहा है? ईपीआई, तो इसके सिंबल में भी क्या आ गया? ईपीआई। डन। ईपीआई मींस एपिकैलिक्स, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलिक्स। दलपुंज को क्या बोलते हैं? कोरोला। अब बॉटनिस्ट ने सोचा कि भैया जैसे एपिकैलिक्स में ईपीआई पहला वर्ड ले लिया, तो यहां पर अगर इन दोनों का पहला वर्ड लेंगे तो इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, तो प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने दलपुंज, बाह्य दलपुंज में क्या आ रहा है? कैलिक्स, और उसमें आ रहा है कोरोला। कैलिक्स के से ले लिया और कोरोला को सी से ले लिया। एक को के से लिया और एक को सी से लिया है सिंबल। के किसका है? कैलिक्स का। सी किसका है? कोरोला का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट परिदलपुंज पेरियंथ के लिए पी ले लिया है, एंड्रूशियम के लिए ए ले लिया है, पुमंग के लिए गाइनूशियम के लिए जी ले लिया है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत थी? यहां तक किसी को कोई यहां तक दिक्कत? इन वर्ड्स में किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गई ये वर्ड्स? एपिकैलिक्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनूशियम, पेरियंथ, ये सारे के सारे वर्ड दंडनादंड है। हाँ जी, सर क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अभी बता रहा हूं बेटा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। हाँ जी, क्लियर है यहां पर? दंडना दंडन। अब इधर देखिएगा, यहां पर ये मान लो ये कौन है? एपिकैलिक्स है। ये कौन है सर? बाह्य दल यानी कैलिक्स। इधर कौन होंगे सर? कोरोला यानी दल कौन? कोरोला। ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा सोच समझकर, मैं यहां पर जो डायग्राम दिखा रहा हूं प्लीज इसको डायग्राम को जरा सीरियसली देखिएगा। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ठीक है जी। हाँ जी, देखकर मुझे बताइएगा।
सबसे बाहर की तरफ जो होंगे, एक पुष्प को जब मैं देखूंगा सबसे बाहर की तरफ जो मुझे दिखाई देंगे, क्या वो कैलिक्स होगा कि कोरोला होगा? दिमाग लगाओ जल्दी से। कैलिक्स होगा कि कोरोला होगा? जो सबसे बाहर की तरफ होंगे वो कैलिक्स होंगे कि कोरोला होंगे? सोच, एक पुष्प है, उस पुष्प में कलिकावस्था में कौन होता है? कैलिक्स होता है, बाह्य दल होते हैं। ये जब खिलते हैं फिर तो दल निकलते हैं। तो अगर मैं देखूं तो सबसे बाहर कौन है सर? बाह्य दल है, कैलिक्स है। ये कौन है हमारे? बाह्य दल यानी सेपल। ठीक है। और अंदर की तरफ जो है ये कौन है सर? ये दल है यानी पेटल्स। मिलकर क्या बनाते हैं? पुंज, जिसको हम क्या बोलते हैं? दल पुंज। क्या बनाते हैं? दल पुंज। ये मिलकर क्या बनाते हैं? बाह्य दल पुंज। इसको हमने क्या बोला सर? कैलिक्स। सिंबल क्या था? के। इसको हमने बोला कोरोला। सिंबल क्या था? सी। ठीक है, इतनी सी बात, सिंपल सी थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। अब दिक्कत कहां पर आएगी उस चीज को समझना। आपको यहां पर कैलिक्स कितने दिखाई दे रहे हैं, या ये जो कैलिक्स जो है ये कितने सेपल से बना हुआ है? ये कैलिक्स जो है, कैलिक्स कितने सेपल से बना हुआ? 5। 1 2 3 4 5। तो मैं फॉर्मूले में क्या लिखूंगा? K5। सिंपल। कैलिक्स कितने से बना हुआ है सर? 5। कैलिक्स जो है वो 5 सेपल से बना हुआ है। बाह्य दल पुंज जो है वो 5 बाह्य दलों से बना हुआ है। कोई तकलीफ नहीं थी। अब इधर मुझे बता, ये कौन है अंदर की तरफ? कौन है दल पुंज? कोरोला। हाँ सर। कोरोला किससे बना हुआ है सर? 5 पेटल से, 5 दलों से बना हुआ है। 1 2 3 4 5। यानी कोरोला में भी क्या लिखूंगा? 5। लेकिन बस एक इतना सा डिफरेंस दिखाई दे रहा है सर, ये आपस में जुड़े हुए थे या मुक्त थे? सर ये मुक्त थे। जब मुक्त होते हैं तो नंबर को यूं का यूं रखते हैं, और जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो उस नंबर को ब्रैकेट में लिख देते हैं। बस इतनी सी बात बतानी थी। क्या? कि कल को अगर तुमको ऐसे वर्ड दिखाई दे, कैलिक्स 5, कैलिक्स ब्रैकेट में 5, कोरोला 5, कोरोला ब्रैकेट में 5, एंड्रूशियम, एंड्रूशियम 2 + 2, मतलब कुल मिलाकर कहने वाली बात है यहां पर एंड्रूशियम 5, एंड्रूशियम ब्रैकेट में 5। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है? ससंजन। ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? ससंजन हो गया। जुड़ गए हैं आपस में। और ब्रैकेट नहीं है तो मुक्त। क्या ये कंसेप्ट में संयुक्त बोल दे, ससंजन बोल दे, संयुक्त बोल दे, ससंजन बोल दे, क्या ये मीनिंग क्लियर हो गया? फ्यूज्ड बोल दे, गैमोपेटैलस, गैमोसेपैलस। बोलो, क्या ये कहानी समझ में आ गई? इस डायग्राम से समझ में आ गई चीज? तो भैया इस सूत्र को, ये जो आपने लिखे हैं, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या सर? एपिकैलिक्स सिंपल और एपिकैलिक्स ब्रैकेट में। ब्रैकेट में कोई भी चीज हो सकती है, नंबर वेरिएबल होगी। सेम टू सेम कैलिक्स में भी, कैलिक्स, कैलिक्स ब्रैकेट, कोरोला, कोरोला, कोरोला ब्रैकेट, पेरियंथ, पेरियंथ ब्रैकेट, एंड्रूशियम, एंड्रूशियम ब्रैकेट, गाइनोशियम, गाइनोशियम ब्रैकेट। क्या ये सिंपल सा था? कोई कंफ्यूजन यहां तक? आराम से बात समझ में आ गई है? कितने सिंबल हो गए सर? 13 सिंबल हो गए। क्लियर? चलें आगे। टुक टुक। ठीक है जी, 13 हो गए। अब गाइनोशियम के रेस्पेक्ट में आपने बाकी 3 पुष्प पत्रों का निवेशन देखा था, याद कर। गाइनोशियम के रेस्पेक्ट में, जायांग के रेस्पेक्ट में, जायांग के रेस्पेक्ट में आपने 3 प्रकार के पुष्प पत्रों का निवेशन देखा था। अधो जायांगता, परिजायांगता, अधिजायांगता।
अधोजायंगता, यानी अधोजायंगता का मतलब क्या था? अधोजायंगता का मतलब क्या था? याद कर। अधोजायंगता, हाइपोगाइनस का मतलब क्या था? कि जो गाइनोशियम के ऊपर से निकल रहे थे, बराबर से निकल रहे थे कि नीचे से निकल रहे थे? सर नीचे से निकल रहे थे। अधिजायंगता क्या था? याद कर। अधिजायंगता क्या था? सर गाइनोशियम के ऊपर से निकल रहे थे। और परिजायंगता, परिजायंगता क्या था? सर गाइनोशियम के बराबर से निकल रहे थे। ठीक है, अब याद कर, इसको हमने क्या बोला था? ऊर्ध्ववर्ती, इसको हमने क्या बोला था? अधोवर्ती, और इसको हमने अर्ध या आधा अधोवर्ती। अब वो बालक जो इतनी देर से जान खाए पड़ा था, सर एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या होता है? अरे बांगड़ू जरा दिमाग लगा, जायांग में एक अंडप है, जायांग जो है उसमें एक अंडप है, एक स्त्री केसर है। इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा? जरा दिमाग लगा, इस कंडीशन को मैं क्या बोलूंगा? एकांडपी बोलूंगा, है? अब क्या, कौन सी कंडीशन है? ऊर्ध्ववर्ती है, यानी सारे के सारे पुष्प पत्र जो है नीचे से निकल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं। तो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? ओवरी जो है वो सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, यानी ओवरी जो है वो ऊर्ध्ववर्ती है। खत्म कंसेप्ट, इतनी सी बात थी। डन। तो जितनी देर से जो पूछ रहा था सर एकांडपी ऊर्ध्ववर्ती का मतलब क्या था, अभी क्लियर हो गया। डन, ये चीज समझ में आ गई है। अब खुद जरा सोचिए, सिंबल समझ में आ गए। गाइनोशियम के नीचे से निकलेंगे, यानी ओवरी जो है वो ऊर्ध्ववर्ती है, यानी सुपीरियर है। गाइनोशियम का भाग ओवरी है ना, उसके नीचे से निकल रहे, ओवरी सुपीरियर है। बराबर से निकल रहे हैं, हाफ इंफीरियर है। बेसिकली हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर दोनों होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी हाफ इंफीरियर लिखा हुआ है, इसलिए हम हाफ इंफीरियर पढ़ रहे हैं। वैसे ही हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर दोनों वर्ड लिए जाते हैं। ये क्या बोलेंगे? इंफीरियर है। बस, हाँ जी, टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा दोस्त। चलिए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब यही सिंबल यहां पर फटाफट देख ले। अंडाशय सुपीरियर है, ऊर्ध्व है, हाइपोगाइनस है, तो गाइनोशियम के नीचे से। अंडाशय अधोवर्ती है, इंफीरियर है, ऊपर से। बराबर से पेरीगाइनस। ये सिंबल हो गए हैं किसके? गाइनोशियम के, ओवरी के रिस्पेक्ट में या गाइनोशियम के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों को कल का लेक्चर याद आ रहा है जिसमें हमने आसंजन पढ़ा था, पुंकेसर का आसंजन? सोचो, पुंकेसर का आसंजन कितने बच्चों को याद आ रहा है? पुंकेसर का आसंजन याद आ रहा है? पुंकेसर का आसंजन याद आ रहा है? याद है पुंकेसर का आसंजन? हाँ, दो प्रकार का पढ़ा था, एक दल लग्न पढ़ा था, एक परिदल लग्न पढ़ा था। पुंकेसर का समूह मिलकर क्या कहलाता है? पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? एंड्रूशियम। एंड्रूशियम, है ना। अब पुंकेसर परिदल के साथ में लग्न कर रहे हैं, यानी पेरियंथ परिदल पुंज के साथ में जुड़ जाएंगे, तो सिंबल क्या बनेंगे? सिंबल बना देता हूं व्हाइट कलर से। ये था नीचे, ये ऊपर, ये बराबर, और ये डंडा, ये डंडा, इस तरीके से। खत्म। पुंकेसर दल लग्न। दल लग्न मीन्स दल पुंज। दल पुंज कौन? कोरोला। कोरोला का सिंबल क्या था? सी। तो पुंकेसर कोरोला के साथ में, पुंकेसर परिदल लग्न के साथ में। अब बताइए सर, एनसीईआरटी के हिसाब से उल्टा कर दिया आपने। कैसे उल्टा कर दिया? मैंने मेरे को बताया यार।
एनसीईआरटी के हिसाब से कैसे उल्टा कर दिया अरशद अली, मुझे बता, दिमाग लगा। गायनोशियम के नीचे से निकल रहे हैं तो नीचे डंडा, गायनोशियम के ऊपर से निकल रहे ऊपर डंडा, गायनोशियम के बराबर से निकल रहे ये ऐसे डंडा। बोल मेरे भाई तेरी एनसीईआरटी में कहां पर लिखा हुआ उल्टा? बोलो। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय को जी और अधोवर्ती अंडाशय को जी, अधोवर्ती में जी के नीचे, अधोवर्ती में जी के नीचे लिखा हुआ, अधोवर्ती में जी के नीचे, अधोवर्ती में जी के नीचे। यस, होए 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 होए, आपकी एनसीईआरटी में मिस्टेक है भैया, प्लीज सही कर लीजिएगा इसको सही कर लीजिएगा मेरे भाई। एनसीईआरटी में, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में मिस्टेक है, हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में मिस्टेक है, प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी से भी, चाहे आप इसको चेक कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी से भी। कैसे चेक कर सकते हैं ये देखिए, चलो भैया। हाँ जी, ये देख, आगे बात समझ में? बड़ा कर देता हूं, इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी में बिल्कुल सही दे रखा है, चेक कर लेना, देखना क्या। जी जो है वो किसका सिंबल है? गायनोशियम का। इतना दिखाई दे रहा है, यहां से दिखाई दे रहा है, जी में गायनोशियम, ठीक है। अब जी के नीचे डंडा है, ये देख, जी के नीचे डंडा दिखाई दे रहा है, हाँ सर, जी के नीचे कॉमा लगाकर जी के नीचे डंडा जो है वो किस चीज को बता रहा है? सुपीरियर ओवरी को, यानी गायनोशियम सुपीरियर है, तभी तो नीचे से, नीचे डंडे का मतलब क्या है? नीचे से निकल रही है बाकी चीजें। डन डन। अब यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, जी के ऊपर डंडा, गायनोशियम के ऊपर डंडा है, यानी गायनोशियम नीचे है, यानी ओवरी नीचे है, ओवरी इंफीरियर है। क्लियर है? समझ में आ गया? डंडना डंडन, ठीक है दोस्त। सो ये इंग्लिश मीडियम में गलत दे रखा है, इंग्लिश मीडियम में सही दे रखा है, हिंदी मीडियम में गलत दे रखा है। प्लीज इसको यहां पर जो चीज लिखी हुई है उसी के रेस्पेक्ट में याद करना। वेल डन अरशद, ठीक है। तो हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मीन्स ऊर्ध्व, इंफीरियर के लिए अधो, ये वर्ड याद रखने, कल भी बता दिया था, कंफ्यूज कर देते हैं। ये सिंबल हो गए। तो फाइनली ये टोटल 18 सिंबल हैं आपके, जो आपको याद रखने हैं और बहुत इजी हैं। पीए पेरियंथ के साथ एंड्रूशियम, सीए कोरोला के साथ एंड्रूशियम, ऊपर डंडा लगा दिया, क्या हो गया? आसंजन जुड़ गए हैं। गायनोशियम के साइड में डंडा यानी परिजायंगता, गायनोशियम के ऊपर डंडा अधिजायंगता, गायनोशियम के नीचे डंडा अधोजायंगता। यहां पर ये गायनोशियम, एंड्रूशियम, पेरियंथ, कोरोला, कैलिक्स के लिए के है, एपिकैलिक्स यानी ब्रैक्टियोल यानी अनुबाह्य दल के लिए ईपीआई, और मादा के लिए ये वाला सिंबल, पुरुष के लिए ये वाला सिंबल, द्विलिंगी के लिए ये वाला सिंबल, एक व्यास सम्मिति या तो परसेंटेज में या एक डंडा या ईसा मसीह वाला सिंबल, त्रिज्य सम्मिति गोल है जिसमें दोनों कट लगा दिए, ब्रैक्टिएट यानी सहपत्र मिलेगी, सहपत्री नहीं मिल रही है सहपत्री, ईबीआर। तो इस तरीके से ये टोटल आपके 18 सिंबल हैं। अब इन 18 सिंबल्स का हम यूज लेंगे और टोटल 6 कुल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कुल पढ़ेंगे हम क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरसों का कुल बोलते हैं। अब ये 6 कुल हम कल समाप्त करेंगे, कल खत्म करेंगे पूरे के पूरे। यस, आप ऐड कर लीजिएगा उसको, मोन्स्टेरा को।
सर 17 और 18 समझ में नहीं आ रहा भाई, तू कल का लेक्चर ले। कौन है? राजनारायण। प्रभु राजनारायण कल का लेक्चर लीजिए। कल के लेक्चर में आसंजन पढ़ा था। आसंजन में आपने क्या पढ़ा था कि आपके पुंकेसर जो हैं या तो परिदल के साथ जुड़ जाएं या पुंकेसर दल के साथ में जुड़ जाए। अब पुंकेसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पुंकेसर इंग्लिश पुंकेसर को स्टेमन बोलते हैं, जिसका समूह क्या कहते हैं? पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रूश। अरे भैया पुमंग जो है वो एंड्रूशियम है ना। अब ये भी तेरे को चीज समझ में ना आए तो फिर मैं बता कैसे समझाऊं? अरे यहां पर देखिए ए कौन था? सर पुमंग था ना। तो पुंकेसर क्या बनाते हैं? पुमंग बनाते हैं, यानी एंड्रूशियम बनाते हैं, यानी सिंबल क्या आ जाएगा? ए। और किसके साथ जुड़ गए? परिदल। परिदल के साथ लग्न हो गया। परिदल को हम क्या बोलते हैं? सर। परिदल पुंज जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर। परिदल पुंज को पेरियंथ पी। तो ए पी के साथ में जुड़ गया है। कल के लेक्चर में बताया है, कल ही तो बताई है ये चीज। सर हम रिवीजन कब करेंगे? सिलेबस खत्म नहीं हो रहा। गजब है भाई, गजब है भाई, गजब है। अभी रिवीजन नहीं हो सकता आपका। अभी जो चैप्टर पढ़ा है उनको रिवाइज नहीं कर सकते आप। किसी ने आपको मना किया कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तभी रिवाइज करो? पुराने चैप्टर आपसे आज की डेट में रिवाइज नहीं होते हैं? जिनकी बैकलॉग सीरीज बंद पड़ी थी, बैकलॉग सीरीज भी चालू करूंगा। पंद्रह मार्च तक। अरशद अली। ठीक, चलिए तो कल हम इसको खत्म करेंगे, समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। फिर अगला चैप्टर लेंगे बेटा हमारा कौन सा? पुष्पे पादपों की शारीरिकी। ठीक है। और एक बार मैं पूछ लेता हूं संडे को टेस्ट है? अगर है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं क्लास लूंगा संडे को। ठीक, चलो जी मिलते हैं कल इसी समय पर बच्चों। टेंशन मत लेना, बस और कुछ नहीं। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं पूछ लेता हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का कैसे होएगा टेस्ट का, उनका वो भी तो आना होगा ना, सिर्फ बायो तो नहीं हो पाएगी। तो एक बार मैं पूछ लेता हूं, अगर नहीं होता है टेस्ट तो मैं क्लास लूंगा आपकी संडे को। ठीक, ओके, चलिए बच्चों, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।